सुपर आर्यन एपिसोड 171 से लेकर 180 तक। आर्यन रुद्रानी के शरीर पर जमे शैतानी बर्फ को अग्निशक्ति से पिघला रहा था, जिसमें 4 घंटे लग गए थे। आर्यन ने महाराज रुद्रेश्वर को अग्नि गोली तैयार करवाने के लिए बोला था, लेकिन वो गोली अब तक नहीं आया, जिसके कारण आर्यन ने बर्फ पिघलने की गति कम कर दिया था। कुछ देर और बीतने के बाद रुद्रानी के शरीर का बर्फ पिघल गया था। जब पिघलने के बाद आर्यन ने जब रुद्रानी का चेहरा देखा तो एक पल स्तब्ध रह गया था और उसके मुंह से नाम निकला, भैरवी। ये नाम लेने के तुरंत बाद आर्यन होश में आया और रुद्रानी की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी जाओ और पता करो गोली तैयार होने में और कितना समय लगेगा। सब ने देखा कि रुद्रानी के शरीर का बर्फ पिघल चुका था, लेकिन बर्फ के ठंड के कारण रुद्रानी अपनी आंख बंद किए कांप रही थी। ये देखकर आर्यन अधिक मात्रा में अपने शरीर के आग निकालकर कमरे को गर्म करने लगा। ये गर्मी पहले वाली गर्मी से अधिक प्रभावशाली थी, जिसके कारण कोई भी इंसान उस रूम में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया और बाहर निकल गया। आर्यन की अग्निशक्ति की वजह से रुद्रानी के शरीर का ठंड थोड़ा कम होने लगा था, जिसके कारण उसका कांपना भी कम हो गया था। जब रुद्रानी ने अंदर अंदर थोड़ी गर्मी महसूस की तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसे अपने सामने एक आदमी दिखा, जिसके हाथों में अग्नि की भयंकर लपटें जल रही थी। आर्यन को देखकर वो कुछ बोलने ही वाली थी कि वहां महाराज रुद्रेश्वर आ गए और बोले, राजकुमारी रुद्रानी, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक तो हो ना? अपने पिता की बात सुनकर रुद्रानी कुछ बोलती उससे पहले आर्यन बोला, क्या गोली तैयार हो गई? हाँ, हो गई महाराज रुद्रेश्वर आर्यन को एक गोली दिखाते हुए बोले। उस गोली को देखते हुए आर्यन बोला, खिला दीजिए रुद्रानी को जल्दी। आर्थन की बात सुनते ही महाराज रुद्रेश्वर ने अग्नि गोली रुद्रानी को देते हुए बोले, इसे खा लो तुम, ये अग्नि गोली है। अपने पिता की बात सुनकर बगैर सवाल किए उस अग्नि गोली को खा लिया। जैसे ही रुद्रानी ने अग्नि गोली खाई, उस गोली की गर्म ऊर्जा रुद्रानी के शरीर में फैलने लगी। ये महसूस कर रुद्रानी बोली, पिताजी, हमारा शरीर आग की भट्टी की तरफ गर्म हो गया। अगर मेरे पास अग्नि की शक्ति नहीं होती तो मैं मर ही जाती इस गोली की गर्म ऊर्जा से। रुद्रानी की बात सुनकर महाराज के बोलने से पहले आर्यन बोला, शैतान के बर्फ शक्ति की वजह से तुम्हारी अंदरूनी ऊर्जा भी जम गई थी। अब तुम ध्यान करो और अग्नि गोली की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दो और अपनी अंदरूनी ऊर्जा में मिलने दो। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी अग्नि शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। रुद्रानी आर्यन को देखे जा रही थी। ये देखकर महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, राजकुमारी, हम जानते हैं कि आपके मन में एक अनजान इंसान को देख करके सवाल है, लेकिन पहले आप ध्यान करके पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। अपने पिता की बात सुनकर रुद्रानी ने सहमति में सिर हिलाए और ध्यान में बैठ गई। रुद्रानी के ध्यान में जाने के बाद आर्यन बोला, महाराज रुद्रेश्वर, मैं कुछ पल आराम करूंगा, मुझे मेरे कमरा दिखा दीजिए। आर्यन की बात सुनकर महाराज ने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। इतना बोलकर महाराज आर्यन को लेकर कमरे से निकल गए। कमरे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। जैसे उन सब ने महाराज को देखा, महारानी महामाया सामने आए और बोली, रुद्रानी कैसी है? ठीक तो है न वो? हाँ, वो ठीक है, वो इस वक्त ध्यान कर रही है। आप सब भी आराम कीजिए, आर्यन भी थोड़ा समय ध्यान करना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें इनका कमरा दिखाने ले जा रहा हूँ, महाराज रुद्रेश्वर ने कहा। इतना बोलकर महाराज रुद्रेश्वर आर्यन को लेकर वहां से चले गए। कुछ ही समय में दोनों एक सामने पहुंच गए। उस कमरे के अंदर जाने के बाद आर्यन ने देखा कि उस कमरे में जरूरत की सारी चीजें हैं। आर्यन को कमरा दिखाने के बाद महाराज रुद्रेश्वर वहां से चले गए। महाराज रुद्रेश्वर के जाने के बाद आर्यन ने कमरे को अच्छे से देखा। उसके बाद उसने ने अपने दूसरे वनोन को बुलाया और उसके कमरे में ही छोड़कर खुद आयामी दुनिया में चला गया। आर्यन जब हवेली पहुंचा तो उसे पता चला कि आयामी दुनिया में दादा महाराज आए हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर आर्यन ने उनसे कहा, मैं भी ध्यान करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि दादा महाराज का ध्यान कोई भंग न कर पाए। और ये ब्लैकी कहाँ है? बाकी योद्धाओं के साथ साथ वो भी ध्यान कर रहा है, क्या उससे कोई काम था? बुलादू कार्तिक ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम दोनों भी जाओ और ध्यान करो, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ लावे की गुफा में। इतना बोलकर आर्यन हवेली से निकल गया नावे की गुफा की। जब आर्यन लावे की गुफा के पास पहुंचा तो उसे अपने गुरुजी की याद फिर से आने लगी। आखिर आए भी क्यों न, गुरुजी ने आर्यन का साथ उस समय दिया था जिस समय आर्यन मुसीबत में था। कुछ पल आसपास घूमने के बाद आर्यन गुफा के अंदर चला गया और ध्यान करने के लिए बैठ गया। ध्यान करने के लिए बैठने के बाद आर्यन ने खून की बूंद को बाहर निकाला और उसे अपनी सप्तरंगी ऊर्जा से घेर लिया। उसके बाद में चला गया और खून की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। आर्यन अधिक मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर रहा था, जिस वजह से आर्यन का शरीर कुछ ही समय में अधिक ऊर्जा की वजह से लाल हो गया। जैसे ही उसके नस भी फट जाएंगे और आर्यन की मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ आर्यन के आने की खबर पूरे पवित्र भूमि के राज परिवार के साथ साथ आम लोगों को भी पता चला गया। सब एक बार आर्यन को देखना चाह रहे थे। कई राज परिवार के मुख्य सदस्य आर्यन से मिलने के लिए आए भी रुद्र परिवार के राजमहल में, लेकिन महाराज रुद्रेश्वर ने उन्हें बताया कि आर्यन इस वक्त आराम कर रहा है, इसलिए वो किसी ने नहीं मिल सकते हैं।
जब वो अपने कक्ष से बाहर आएंगे तो सबको बता दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग राजमहल से चले गए। आर्यन के आने की खबर शैतान लोक में भी पहुंच गई थी। जब वहां के सम्राट को आर्यन के बारे में पता चल गया तो उसने अपने शैतानों को कालकेय को ढूंढने में लगा दिया। शैतानों का सगार कालकेय का पिता था। इस कारण उसे और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। पूरे शैतान लोक में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कालकेय को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वो किसी को मिल नहीं रहा था। असल में कालकेय को पहले ही आर्यन के आने की खबर मिल गई थी। जब आर्यन ने उसके बर्फ शक्ति को नष्ट करके रुद्रानी को बचाया था। जैसे ही शैतानी बर्फ पूरी तरह से नष्ट हुआ, कालकेय को पता चल गया था कि उसके शक्ति को किसी ने नष्ट कर दिया, और वो ये भी जानता था कि ये कौन कर सकता था। इसलिए आर्यन ने लड़ने से पहले वो अपनी सारी शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इसलिए वो एक गुप्त था, न ढूंढकर ध्यान में चला गया था। काफी देर तक कालकेय को ढूंढने के बाद एक शैतान योद्धा कालकेय के गुप्त था न पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, कालकेय को पता चल गया कि कोई यहां आया है। इसलिए वो योद्धा के सामने प्रकट हो गया और अपने भारी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कालकेय को अचानक अपने सामने प्रकट होते देखकर वो योद्धा कुछ कदम पीछे चल गया और सिर झुकाते हुए बोला, युवराज कालकेय आपको सम्राट ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ सूचना मिली जिसके बाद वो चिंतित है। शैतान योद्धा की बात सुनकर कालकेय बोला, पिताजी से कहना कि मुझे ज्ञात है सब कुछ, इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा हूं। अब मैं सबके सामने उसी दिन आऊंगा जिस दिन मैं अपनी सारी शक्ति प्राप्त कर लूं, और उसमें समय लगेगा। इसलिए जब तक मैं अपने ध्यान से बाहर नहीं आ जाऊं, कोई भी उस युद्ध देवता से नहीं लड़ने जाएगा। इतना बोलकर कालकेय वहां से एक ढूंढ में बदल कर गायब हो गया। उसके जाने के बाद शैतान योद्धा भी वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रुद्रानी ध्यान में बैठकर अग्निगोली की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, जिसकी वजह से वो बेहतर महसूस कर रही थी। अब उसका चेहरे का रौनक पहले जैसी हो गई थी। आर्यन को आयामी दुनिया में ध्यान में गए 10 दिन बीत गए थे। आर्यन की सतरंगी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। आर्यन ने खून की बूंद का 45% ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी शक्तियां पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। लेकिन आर्यन अब भी ध्यान से बाहर नहीं आया था। वास्तविक दुनिया में 4 घंटे ध्यान में रहने के बाद रुद्रानी ध्यान से बाहर आती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही रुद्रानी के कमरे के बाहर खड़े सैनिक ने रुद्रानी को कमरे से बाहर आते देखा तो उन सैनिकों ने रुद्रानी के सामने सिर झुकाया और एक सैनिक बोला, राजकुमारी, मैं अभी महाराज को आपके बाहर आने की सूचना देता हूं। इतना बोलकर वो सैनिक वहां से तेजी में निकल गया। उस सैनिक के जाने के बाद रुद्रानी भी उसी दिशा में जाने लगी जिस दिशा में सैनिक गया था। कुछ ही समय में रुद्रानी के ध्यान से बाहर आने की खबर पूरे राजमहल में फैल गई और सब लोग सभागृह में इकट्ठा होने लगे। जब रुद्रानी सभा में पहुंची तो सब लोग आकर उसके हालत के बारे में पूछने लगे। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रुद्रानी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए वो भी रुद्रानी का हालचाल पूछ रहे थे। रुद्रनी सबसे मिलते हुए अपने पिता के सामने पहुंच गए, जिन्होंने जैसे ही रुद्रानी को बिल्कुल ठीक देखा तो उसे गले लगा दिया। उनके आंखों से आंसू भी निकल आए थे। अपने पिता से मिलने के बाद रुद्रानी आसपास देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही हो। जब महाराज रुद्रेश्वर ने देखा कि रुद्रानी किसी को ढूंढ रही है तो वो बोले, तुम किसे ढूंढ रही हो रुद्रानी? मैं उसी लड़के को ढूंढ रही हूँ जिसे पहले बार देखा था जब होश में आई थी। वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो चला गया? रुद्रानी बोली। रुद्रानी की बात सुनकर महाराज रुद्रेश्वर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, वो नहीं गए हैं, अभी आराम कर रहे हैं। पर वो है कौन पिताजी? जिस बर्फ को आप नहीं पिघला सके उसे हमारी उम्र के लड़के ने कैसे पिघला दिया? रुद्रानी ने कहा। रुद्रानी की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। महाराज रुद्रेश्वर भी मुस्कुरा रहे थे। सभी को मुस्कुराते देखकर रुद्रानी सबको देखते हुए बोली, आप सब कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? वो कौन है? जब रुद्रानी ने सबसे दोबारा पूछा तो महाराज रुद्रेश्वर में कहा, राजकुमारी जी, लड़के ने आपको बचाया है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उस शैतान कालकेय के हमले को नष्ट कर सके। वो कोई साधारण योद्धा नहीं, स्वयं युद्ध देवता रुद्र है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। अपने पिता की बात सुनकर रुद्रानी शौक हो गई। उसने भी युद्ध देवता रुद्रा के बारे में सुन रखा था कि युद्ध देवता रुद्रा ने ही शैतानों के भगवान को युद्ध में हराया था, और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। रुद्रानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले को युद्ध देवता रुद्रा के सामने खड़ी थी। कुछ पल मौन रहने के बाद रुद्रानी बोली, पिताजी, वो कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या अभी मिल सकती हूँ? नहीं राजकुमारी, तुम उनसे अभी नहीं मिल सकती हो क्योंकि वो आराम कर रहे हैं। वो करीब 2 हफ्ते से ठीक से आराम नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, महाराज रुद्रेश्वर ने कहा। आखिर आर्यन ने रुद्रानी को भैरवी क्यों कहा? एपिसोड 172। राजकुमारी रुद्रानी आर्यन से मिलना चाहती थी,
लेकिन महाराज रुद्रेश्वर ने कहा कि आर्यन अभी आराम कर रहा है। ये सुनकर राजकुमारी रुद्रानी मायूस होते हुए बोली, ठीक है, हम बाद में मिल लेंगे, अभी जाकर मैं भी थोड़ा भोजन कर लेती हूँ, भूख लगी हुई है। ठीक है, जाओ, महाराज रुद्रेश्वर मुस्कुराते हुए बोले। आयामी दुनिया में आर्यन को ध्यान में गए 1 महीने बीत गए थे। उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। आर्यन ने खून की बूंद का 80% शक्ति अवशोषित कर लिया था, जिसकी वजह से वो अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया था। आर्यन के सोल वर्ल्ड में मौजूद शक्तियां भी 2 स्तर ऊपर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आर्यन पहले से अधिक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। 1 महीना बीतने के बाद आर्यन के अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, जिसमें सप्तरंगी रोशनी चमक रही थी, जो कुछ ही देर में शांत हो गई। उसके बाद आर्यन ने खून के बूंद को वापस अपने दिल में भेज दिया। उसके बाद आर्यन ने अपने सोल वर्ल्ड की जांची तो उसे पता चला कि सोल वर्ल्ड में मौजूद उसकी सभी शक्तियां पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई। कुछ पल और सोल वर्ल्ड की जांच करने के बाद आर्यन गुफा से बाहर निकल आया और हवेली की तरफ जाने लगा। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि ब्लैकी, कार्तिक और धनंजय से बात कर रहा था। जैसे ही उन तीनों ने आर्यन को देखा तो तीनों खुश हो गए और अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन तीनों को खड़े होते देखकर आर्यन ने कहा, अरे बैठो और ये बताओ दादा महाराज क्या वास्तविक दुनिया में लौट गए? हाँ, वो चले गए, तुमसे मिलना चाहते थे लेकिन तुम ध्यान में थे तो नहीं मिल पाए, कार्तिक ने कहा। चलो कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। वैसे तुम लोग बताओ, क्या तुम तीनों पवित्र भूमि में चलोगे? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर तीनों खुश हो गए और एक साथ खुशी खुशी बोले, हाँ क्यों नहीं, तो फिर चलो। इतना बोलकर आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और हवेली से बाहर निकल गया। आर्यन को बाहर जाते देखकर ब्लैकी, कार्तिक और धनंजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ समय बाद ही आर्यन ब्लैकी, कार्तिक और धनंजय को लेकर रुद्र परिवार के राजमहल के अपने कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में पहुंचकर कार्तिक, धनंजय और ब्लैकी के आंखों खुली की खुली रह गई। कमरे की सुंदरता देखकर धनंजय ने कहा, क्या कमरा है, आज से पहले मैंने ऐसा कमरा नहीं देखा है। सही बोल रहे हो, ये कमरा बहुत सुंदर है, कितना सुंदर बिस्तर और सोफे है। कार्तिक ने कहा, अच्छा अब कमरा बाद में देखना, अभी बाहर चलो, मैं बहुत समय से कमरे में ही हूँ, बाहर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है, आखिर सुबह हो गई होगी। इतना बोलकर आर्यन अपने वलोन को वापस सोल वर्ल्ड में भेज दिया। उसके बाद कमरे से निकल गया। आर्यन के निकलने के बाद कार्तिक, धनंजय और ब्लैकी भी कमरे से निकल गए। जब आर्यन के कमरे के बाहर खड़े 3 पहरेदारों ने देखा कि आर्यन कमरे से बाहर आ गया है, तो उन पहरेदारों ने आर्यन को झुककर प्रणाम किया। तभी उनकी नजर आर्यन के पीछे खड़े 3 लोगों पर पड़ी, जिन्हें देखकर एक वहां मौजूद पहरेदारों ने मन ही मन सोचा, ये जब आए थे तो अकेले थे, अब ये 3 कौन है? ये तो रुद्र परिवार के लोग भी नहीं लग रहे हैं। उन तीनों पहरेदारों की नजर को नजरअंदाज करते हुए आर्यन कार्तिक, धनंजय और ब्लैकी के साथ आगे बढ़ गया। ये देखकर तीनों पहरेदार में से 2 आर्यन के पीछे पीछे चलने लगे और एक तेज कदमों से चलकर महाराज रुद्रेश्वर को आर्यन के जागने का सूचना देने चला गया। जैसे ही महाराज रुद्रेश्वर को पता चला कि आर्यन जाग चुका है, वो अपने कमरे से निकलकर आर्यन की तरफ तेज कदमों से आने लगे। कुछ ही समय में वो आर्यन के सामने खड़े थे। जब आर्यन ने उन्हें देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद बोला, अब राजकुमारी रुद्रानी कैसी है? आपकी कृपा से ठीक है। आर्यन, वो आपसे मिलना चाहती है, एक बार आप उससे मिल लीजिए, महाराज रुद्रेश्वर ने आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। महाराज रुद्रेश्वर ने आर्यन के पीछे जब 3 लड़कों को देखा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि आर्यन के पास आयामी दुनिया है, जिसके अंदर बहुत सारे योद्धा है। इसलिए उन्होंने आर्यन से पीछे खड़े लड़कों के बारे में कुछ नहीं पूछा। महाराज रुद्रेश्वर रुद्र की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, चलिए मिल लेते हैं। आर्यन की बात सुनकर महाराज रुद्रेश्वर खुश हो गए और आर्य के पीछे खड़े एक पहरेदार से बोले, तुम जाओ और राजकुमारी रुद्रानी से कहो कि मैंने उन्हें सभा में बुलाया है। जी महाराज। इतना बोलकर पहरेदार ने अपना सिर झुकाया, उसके बाद निकल गया। उस पहरेदार के जाने के बाद महाराज रुद्रेश्वर आर्यन को लेकर सभा स्थल की तरफ चल पड़े। कुछ ही समय में महल में सबको पता चल गया कि आर्यन कमरे से बाहर आ गया है, तो सब उनसे मिलने के लिए सभा स्थल की तरफ चल पड़े। रुद्र परिवार के राजमहल में बाकी 3 परिवारों ने अपने गुप्तचर भेज रखे थे, ताकि आर्यन जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए उन्हें सूचना मिल जाए। इस कारण कुछ ही समय में पूरे पवित्र भूमि में आर्यन के कमरे से बाहर आने की सूचना फैल गई, जिसके बाद सभी परिवारों के महाराज रुद्र परिवार के राजमहल की तरफ बढ़ चले। जब आर्यन सभा में पहुंचा तो वहां पहले से बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे। जब उन सब ने आर्यन के साथ 3 अनजान लड़कों को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन लोगों ने किसी से कुछ नहीं पूछा। वही महाराज रुद्रेश्वर सिंहासन के पास पहुंचकर आर्यन से बोले, आर्यन आप रुद्र परिवार के राज सिंहासन पर बैठिए। महाराज रुद्रेश्वर की बात सुनकर सब शौक हो गए। आर्यन भी कुछ पल शौक में रहा, उसके बाद शौक से बाहर आते हुए बोला, नहीं महाराज रुद्रेश्वर, वो सिंहासन आपका है, इसलिए उस सिंहासन पर आप ही बैठिए, मैं यहाँ बगल में बैठ जाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर महाराज रुद्रेश्वर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
इतना बोलकर महाराज रुद्रेश्वर सिंहासन पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद आर्यन उनके बगल वाले जगह पर बैठ गया। आर्यन के बैठने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बैठ गए। अपनी जगह पर बैठने के बाद आर्यन मन ही मन बोला, एक बार फिर रुद्रानी से मिलने वाला हूँ, देखता हूँ कि क्या वही भैरवी है या मेरा कोई धम था। आर्यन के सभा में आने के कुछ देर बाद रुद्रानी सभा में पहुंची और जब उसने अपने पिता के बगल वाले जगह पर एक खूबसूरत लड़के को देखी तो देखती रह गई। आर्यन ने भी जब रुद्रानी को देखा तो देखता रह गया और मन ही मन बोला, ये तो बिल्कुल भैरवी जैसी दिख रही है जो मेरे पिछले जन्म में मेरी दोस्त थी। क्या ये सच में भैरवी है या सिर्फ पेहरा भैरवी से मिल रहा है। आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि रुद्रानी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। रुद्रानी बोली, प्रणाम पुत्र देवता और धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। रुद्रानी की बात सुनकर आर्यन होश में आया और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, शैतान से लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मुझे अभी युद्ध देवता मत बुलाओ क्योंकि मैंने अपने युद्ध देवता स्वरूप की सारी शक्तियां प्राप्त नहीं की है, इसलिए मुझे सिर्फ आर्यन बोलो, यही अच्छा रहेगा। आर्यन की बात सुनकर रुद्रानी मुस्कुराते हुए बोली, माना कि आपने अभी तक अपने युद्ध देवता की शक्ति प्राप्त नहीं की है, फिर भी आपके अंदर जो आत्मा है वो युद्ध देवता की है, इसलिए आप भी युद्ध देवता ही है। रुद्रानी की बात सुनकर आर्यन मन ही मन बोला, ये तो बिल्कुल भैरवी की तरह ही है, जैसे भैरवी मेरे हर बात का जवाब अपने पास रखती थी, बिल्कुल वैसे ही। खुद से बात करने के बाद आर्यन रुद्रानी से बोला, तुम बिल्कुल भैरवी की तरह हो, उसके पास भी मेरे हर बात का जवाब होता था। आर्यन से भैरवी नाम सुनकर सभी लोग आर्यन की तरफ देखने लगे, खास के वो लड़कियां जो आर्यन की उम्र की थी। जब रुद्रानी ने भैरवी नाम सुना तो उसे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ और वो खुद से बोली, भैरवी नाम सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैरवी नाम की लड़की को मैं जानती हूँ। आर्यन रुद्रानी के चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था और उस शक होने लगा था कि यही भैरवी है। कुछ पल सोचने के बाद रुद्रानी ने कहा, ये भैरवी कौन है? नहीं थी, जब मैं 6000 साल पहले दिव्य लोक में रहता था तो वहीं पर मेरी एक दोस्त और साथ में मेरे एक सेना टुकड़ी की सेनापति थी। भैरवी, तुम्हारी शक्ल भी उससे मिलती जुलती है, शायद इसलिए कालकेय ने तुम पर हमला किया था, क्योंकि भैरवी ने ही 6000 साल पहले कालकेय के बेटे का सिर काट दिया था। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी लड़की ने कालकेय, जो शैतानों का भगवान था, उसके बेटे का सिर काट दिया था। सब आश्चर्य में रुद्रानी के चेहरे को देख रहे थे। दूसरी तरफ रुद्रानी भी आश्चर्यचकित थी, उसे ये भैरवी नाम बार बार कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा था। इस सन्नाटा को तोड़ते हुए महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, देवी भैरवी जरूर एक महान योद्धा रही होंगी, वो तो दिव्य लोक में अभी भी होंगी, आखिर देवता लाखों साल जीवित रह सकते हैं। नहीं, उसकी मौत मेरी मौत से पहले हो गई थी, एक युद्ध में, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग मायूस हो गए। सबको मायूस होते देखकर आर्यन सबसे बोला, उस घटना को हुए 6000 साल हो गए हैं, अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। सही कहा आपने, पुरानी बातों पर मायूस होने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है, महाराज रुद्रेश्वर ने कहा। सभी सभा में बैठे बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, महाराज, बाकी 3 प्राचीन परिवार के महाराज राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उस सैनिक की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। वही महाराज रुद्रेश्वर देव बोले, उन सबको पता चल गया आर्यन के कमरे से बाहर आने का। जब आर्यन ने महाराज रुद्रेश्वर की बात सुनी तो वो समझ गया वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और मुस्कुराने लगा। आर्यन को मुस्कुराते देखकर महाराज रुद्रेश्वर समझ गए कि आर्यन को उन सब से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वो अपने जगह से खड़े हुए और बोले, चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आर्यन, आप यही रुके, हम उन्हें लेकर आते हैं। इतना बोलकर महाराज रुद्रेश्वर सभा से निकल गए। महाराज रुद्रेश्वर के जाने के बाद कार्तिक और धनंजय उसके पास आया। उसके कार्तिक बोला, युवराज आर्यन, ये भैरवी आपकी सिर्फ सेनापति और दोस्त थी या कुछ और भी थी? कार्तिक की बात सुनकर आर्थन मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उस वक्त मेरी एक पत्नी थी। लेकिन एक बात थी, भैरवी मुझसे प्यार करती थी और ये बात उसने मुझे तब बताई जब वो मरने वाली थी। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे एक वचन दिया कि अगले जन्म में जब वो मुझसे मिलेगी तब मैं उससे विवाह जरूर करूंगा। आर्यन की बात सुनकर धनंजय ने कहा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी रुद्रानी ही भैरवी हो? आखिर उन दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। धनंजय की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन ने देखा कि महाराज रुद्रेश्वर बाकी 3 परिवारों के महाराज को लेकर सभा में पहुंच चुके थे। उन सब को देखकर आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब प्राचीन परिवारों के महाराजों ने आर्यन को देखा तो उन सब ने हाथ जोड़कर आर्यन को प्रणाम किया। क्या रुद्रानी ही भैरवी है? एपिसोड 173। आर्यन से मिलने पवित्र भूमि के तीनों प्राचीन परिवार रुद्र परिवार का राजमहल में आ चुके थे।
जब आर्यन ने उन सबको देखा तो हाथ जोड़कर उन सबको सम्मान दिया। ये देखकर उन सब ने भी आर्यन के सामने हाथ जोड़ लिए। महाराज रुद्रेश्वर ने आर्यन से सबका परिचय करवाया। महाराज रुद्रेश्वर एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसके चेहरे पर मूंछें थी और वो दिखने में काफी शक्तिशाली लग रहा था। उस आदमी को देखते हुए महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, आर्यन ये है नरसिंह परिवार के महाराज नागेंद्र नरसिंह। इसी तरह महाराज रुद्रेश्वर ने बाकी दोनों परिवार के महाराज से जी आर्यन का परिचय करवाया, जिनमें मौर्य परिवार के महाराज का नाम महेंद्र मौर्य और परिहार परिवार के महाराज का नाम विक्रमजीत परिहार। आर्यन ने भी सबको अपना परिचय दिया। उन सबको भी आर्यन ने बता दिया उसे सिर्फ आर्यन बुलाए। कुछ समय बात करने के बाद तीनों परिवारों ने महाराज आर्यन को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। उन तीनों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आर्धन बोला, मैं आप सबका आमंत्रण स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि सप्तशक्ति लोक पहुंचना है जहां पर एक प्रतियोगिता है। उसमें मुझे अपने गुरुकुल की तरफ से भाग लेना है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। आर्यन की बात सुनकर महाराज महेंद्र ने कहा, उस प्रतियोगिता में तो हमारे राजपरिवार के बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन वो प्रतियोगिता को एक हफ्ते बाद है और एक हफ्ते बाद है, लेकिन सभी गुरुकुल के शिष्य पहले ही पहुंच जाएंगे। उसमें मेरी बहन भी आने वाली है, इसलिए भी वहां पहले जाना है ताकि उसे कुछ सीखा सकूं, ताकि यो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके। आर्यन ने कहा, तो ये बात है, ठीक है, वहां से आने के बाद आप हमारे राजमहल जरूर आएगा। महाराज विक्रमजीत ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, वो क्या? आर्यन महाराज नागेंद्र ने कहा, शैतान लोक युद्ध की तैयारी में लग चुका है। कालकेय भी अपनी सारी शक्ति पाने के लिए ध्यान में जा चुका होगा, इसलिए आप सब भी युद्ध की तैयारी में लग जाए, क्योंकि शैतान लोक का सबसे पहला हमला पवित्र के चारों प्राचीन परिवार पर ही होगा। मैं भी प्रतियोगिता से लौटने के बाद रुद्र महल जाऊंगा अपनी सारी शक्तियां पाने, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। आर्यन की बात सुनकर चारों परिवार के महाराज ने एक साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए आर्यन, हम आज से तैयारी में लग जाएंगे। चारों के सहमत होने के बाद कुछ पल मौन रहने के बाद महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, आर्यन क्या आपको कोई अनुमान है कि ये हमला कब होगा? आप सबके पास कम से कम 3 साल का समय है। ये मेरा अनुमान है, ऐसा भी हो सकता है कि शैतान लोक कालकेय की अनुपस्थिति में भी हमला कर सकती है, इसलिए भी आप सबको तैयार रहना होगा, आर्यन ने कहा। उन सब ने कुछ समय और बात किया। उसके बाद वो तीनों रुद्र परिवार के राजमहल से निकल गए। उसके बाद आर्यन ने कुछ देर महाराज रुद्रेश्वर से बात की। महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, तो आर्यन कब निकलने वाले हैं? सप्तशक्ति लोक के लिए मैं तैयारी करवा दूंगा, मैं कल निकलूंगा अपने घोड़े से, आर्यन ने कहा। घोड़े से क्यों, उड़कर क्यों नहीं? महाराज रुद्रेश्वर आश्चर्यचकित होते हुए बोले, वो मैं बहुत समय बाद यहाँ आया हूँ, थोड़ा जगह देखना चाहता हूँ कि कितना बदलाव आया है। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं उसी हिसाब से तैयारी करवा दूंगा। महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ आसपास घूम लेता हूँ, आर्यन ने कहा। ठीक है, रुद्राणी आपको घुमाने ले जाएगी। महाराज रुद्रेश्वर आर्यन से इतना बोलकर रुद्राणी से बोले, रुद्राणी आर्यन को आसपास की जगह घुमा दीजिए। जी पिताजी, चलिए, आर्यन रुद्राणी ने कहा। रुद्राणी की बात सुनते ही आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ घूमने निकल गया। राजमहल बहुत बड़ा था, जिसके कारण आर्यन को घूमते घूमते घंटों बीत गए। घूमते घूमते आर्यन को लेकर रुद्राणी अभ्यास स्थल पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद रुद्राणी आर्यन से बोली, आर्यन यही वो जगह है जहां पर कालकेय ने मुझ पर हमला किया था। रुद्राणी की बात सुनकर आर्यन आसपास देखते हुए बोला, एक बात बताइए राजम कुमारी, कालकेय ने आप पर हमला करने से पहले कुछ कहा था आपसे? आर्यन की बात सुनकर रुद्राणी गुस्से में आ गई, लेकिन वो गुस्सा कालकेय पर था। रुद्राणी गुस्से में बोली, वो मुझसे विवाह करना चाहता था और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। रुद्राणी की बात सुनकर और उसके गुस्से को देखकर आर्यन बोला, लगता है आपका गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ है। उसके लिए जो मेरे अंदर गुस्सा है वो मरते दम तक खत्म नहीं होगा। वैसे एक बात हो सकता को, जिस तरह मुझे देखकर आपको भैरवी की याद आ गई, उसी तरह उसे भी भैरवी याद आ गई हो और वो भैरवी से बदला लेने के लिए मुझसे विवाह करना चाहता हो। रुद्राणी ने कहा, हाँ ये संभव है कि उसे भैरवी याद हो, वैसे भी कालकेय अपने दुश्मनों को नहीं भूलता है, आर्यन ने कहा। आर्यन और रुद्राणी अभ्यास स्थल में घूमते हुए बात कर रहे थे। दूसरी तरफ कार्तिक और धनंजय अभ्यास स्थल में रखे हथियारों को देख रहे थे। कार्तिक धनंजय से बोला, धनंजय ये हथियार कितने शक्तिशाली है, हमने इससे पहले इतने शक्तिशाली हथियार नहीं देखे हैं। अभ्यास स्थल में रखे सभी हथियार 7वें स्तर से ऊपर के हथियार थे। कार्तिक और धनंजय हथियार देख ही रहे थे, तभी वहां एक लड़का आया और उन दोनों से बोला, ये तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के की बात सुनकर कार्तिक बोला, हम दोनों आर्यन के दोस्त हैं। आर्यन का नाम सुनकर वो लड़का सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन नाम के इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल सोचने के बाद वो लड़का बोला, तुम दोनों किस आर्यन की बात कर रहे हो और इस शाही अभ्यास स्थल में तुम दोनों क्या कर रहे हो?
बातों से वो लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी लग रहा था, जिसे कार्तिक ने भाप लिया, लेकिन कार्तिक उससे लड़ नहीं सकता था क्योंकि कार्तिक ने उसकी शक्ति को भी महसूस कर लिया था। वो लड़का कार्तिक से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए कार्तिक बोला, हमें यहाँ राजकुमारी रुद्रानी लेकर आई है, वो दूसरी तरफ गई है आर्यन के साथ। कार्तिक की बात सुनकर वो लड़का उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में राजकुमारी रुद्रानी और आर्यन गए थे। उस दिशा में अभ्यास के कई प्रबंध किए गए थे, कई कमरे भी बने हुए थे। अभ्यास स्थल बहुत दूर में फैला हुआ था, जिसके कारण रुद्रानी उस लड़कों को नहीं दिखी। तो वो एक पल कार्तिक की तरफ देखा, फिर अभ्यास स्थल में खड़े एक सैनिक से बोला, सैनिक, क्या राजकुमारी यहाँ आई है? किसी के साथ? जी, वो दूसरी दिशा में गई है, आर्यन जी के साथ, सैनिक ने कहा। सैनिक की बात सुनकर वो का उस दिशा में चला गया जिस दिशा में रुद्रानी गई थी। उसके जाने के बाद धनंजय सैनिक से बोला, ये लड़का कौन है? धनंजय की बात सुनकर सैनिक बोला, ये हमारे रुद्र परिवार के सेनापति हरिवंश का पुत्र हेमंत है। जब राजकुमारी पर शैतान का हमला हुआ था उस वक्त ये पवित्र भूमि से बाहर गए हुए थे, इसलिए इन्हें कुछ नहीं पता है। लगता है ये पवित्र भूमि लौटने के बाद अपने घर जाने के बजाय अभ्यास स्थल में ही आ गए हैं। दूसरी तरफ आर्यन और रुद्रानी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहां हेमंत पहुंच गया और बोला, राजकुमारी आप यहाँ हैं, मैं आपको दूसरी दिशा में ढूंढ रहा था। हेमंत बोल हो रहा था रुद्रानी को, लेकिन उसकी नज़र आर्यन पर थी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन को कच्चा चबा जाएगा। ये बात राजकुमारी रुद्रानी ने महसूस कर लिया और वो बोली, हेमंत मैं इधर हूँ, तुम उधर क्या देख रहे हो? राजकुमारी रुद्रानी की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था, जिसे महसूस कर हेमंत बोला, कुछ नहीं राजकुमारी, वो मैं देख रहा था कि ये कौन नया आ गया है हमारे परिवार में, जिसे आप खुद घुमा रही है। दिखने में तो कुछ खास नहीं है, फिर ये आपको पसंद कैसे आ गया? हेमंत आर्यन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, जिसे महसूस कर रुद्रानी गुस्से में बोली, आर्यन कितने खास है ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। और ये कौन है? तुम्हें अभी ये भी नहीं पता लगता है? तुम पवित्र भूमि लौटते ही अभ्यास स्थल में आ गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आप तो ऐसे बोल रही है जैसे ये कोई महान योद्धा है। अगर ऐसा है तो क्या ये मुझसे बंद करेगा? हेमंत ने कहा। हेमंत की बात सुनकर रुद्रानी कुछ बोलती उससे पहले आर्यन बोला, मुझे मंजूर है तुम्हारी चुनौती। आर्यन की बात सुनकर रुद्रानी आर्यन को देखने लगी। वो आर्यन के बारे में आर्यन के युद्ध देवता होने के अलावा कुछ नहीं जानती थी, वही हेमंत के बारे वो सब कुछ जानती थी। हेमंत अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर का योद्धा था। वो पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली योद्धाओं की श्रेणी में आता था, इसी कारण उसे घमंड हो गया था। वहीं जैसे ही हेमंत ने सुना कि आर्यन उससे लड़ने के लिए तैयार है, वो अंदर ही अंदर खुश हो गया और बोला, तुम अपने हथियार चुन लो, जिस हथियार से तुम लड़ने में बेहतर हो। हेमंत की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम किस हथियार से लड़ने में बेहतर हो? मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, मुझे मेरे स्तर के योद्धा धनुर्विद्या में नहीं हरा सकते हैं। हेमंत ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं धनुष से लहूंगा ये द्वंद्व, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर हेमंत और रुद्रानी शौक हो गए, आर्यन को देखने लगे। हेमंत आर्यन को देखते हुए मन ही मन बोला, ये लड़का मूर्ख है, क्या मैंने इसे अभी बताया कि मैं एक धनुर्धर हूँ, फिर भी ये मुझ द्वंद्व करने के लिए धनुष को ही चुना। हेमंत को सोचते देखकर आर्यन उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गए हेमंत, लड़ना नहीं है क्या? आर्यन की चुटकी से हेमंत होश में आया और बोला, चलो चलते हैं अभ्यास स्थल के बीचों बीच। इतना बोलकर हेमंत वहां से निकल गया। आर्यन और रुद्रानी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही समय में आर्यन और हेमंत मैदान के बीचों बीच खड़े थे। हेमंत के हाथ में उसका नीचे स्तर का धनुष था, यही आर्यन के हाथ में उसका 5वें स्तर का धनुष था, जिसे देखकर हेमंत बोला, लगता है तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, इसी कारण तुम्हारे पास 5वें स्तर का ही धनुष है। तुम इस धनुष से मुझसे लड़ना चाहते हैं? ये देखो मेरे पास नीचे स्तर का धनुष है। हेमंत की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी करो, मैं आज अपने इसी कमजोर धनुष से द्वंद्व करूंगा। कुछ ही समय में आर्यन और हेमंत के द्वंद्व की खबर राजमहल पहुंच गई। जब महाराज रुद्रेश्वर और सेनापति हरिवंश को पता चला तो वो दोनों हेमंत के लिए चिंतित हो गए और अभ्यास स्थल की तरफ तेजी में निकल गए। रुद्र परिवार के बाकी योद्धा भी अभ्यास स्थल की तरफ चल दिए। कुछ ही समय में सभी लोग अभ्यास स्थल पर पहुंच गए। जब हेमंत ने रुद्र परिवार के सभी योद्धाओं को वहां देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उसने वहां पर महाराज रुद्रेश्वर और अपने पिता को देखा। हेमंत मन ही मन बोला, आज आखिर क्या है जिसकी वजह से रुद्र परिवार के सभी योद्धा यहाँ मौजूद है? पहले भी मैंने कई योद्धाओं से द्वंद्व किया है, तब तो कोई नहीं आया था, तो आज ऐसा क्या खास है जो सब यहाँ पहुँच गए हैं? हेमंत ये सब सोच ही रहा था कि उसके पिता आए और उसे डांटते हुए बोले, हेमंत तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि तुम बगैर सोचे समझे किसी से भी लड़ने लग जाओगे। अपने पिता को गुस्से में देखकर हेमंत डरते हुए बोला,
क्या हुआ पिताजी, मैं तो हमेशा किसी न किसी योद्धा से बंद करते रहता हूँ। मौन रहो हेमंत से इतना बोलकर सेनापति हरिवंश आर्यन की तरफ मुड़े और दोनों हाथ जोड़कर बोले, आर्यन मेरा बेटा थोड़ा नादान है, क्षमा कर दीजिए उसे, घबराने की जरूरत नहीं है। सेनापति जी ये सिर्फ एक द्वंद्व है और मैं किसी पर गुस्सा नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए और ये द्वंद्व होने दीजिए, शायद इससे आपके पुत्र को कोई लाभ हो जाए, आर्यन ने कहा। आखिर किस लाभ की बात कर रहा था आर्यन? एपिसोड 174। आर्यन और हेमंत के द्वंद्व की खबर कुछ ही समय में पूरे राजमहल में फैल गई, जिसके बाद महाराज रुद्रेश्वर और हेमंत के पिता सेनापति हरिवंश तेजी में अभ्यास स्थल पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेनापति ने अपने बेटे को डांट लगाई, जिसे सुनकर हेमंत को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पिता आज पहली बार किसी से लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। हेमंत को डांटने के बाद सेनापति आर्यन के पास आए और आर्यन से माफी मांगने लगे। सेनापति की माफी सुनकर आर्यन बोला, सेनापति आप चिंता मत कीजिए, इस द्वंद्व से कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस द्वंद्व से आपके बेटे को कुछ फायदा ही हो जाएगा, इसलिए बैठकर द्वंद्व देखिए। आर्यन की बात सुनकर सेनापति सोच में पड़ गए। उन्हें तो लगा था कि आर्यन उनके बेटे पर नाराज होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। सेनापति को सोचते देखकर महाराज रुद्रेश्वर सेनापति से बोले, सेनापति चलो बैठकर द्वंद्व देखते हैं। अपने महाराज की बात सुनकर सेनापति ने सहमति में सिर हिलाया और दूसरी तरफ जाकर एक जगह पर बैठ गए। दूसरी तरफ हेमंत यही सोच रहा था कि आर्यन कौन है। तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, तो द्वंद्व शुरू करे हेमंत। आर्यन की बात सुनकर हेमंत होश में आया और बोला, हाँ क्यों नहीं, शुरू करते हैं। इतना बोलकर हेमंत ने अपने धनुष को पूरी ताकत से पकड़ लिया। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, चलो पहला हमला तुम करो। आर्यन की बात सुनकर हेमंत ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, ये लो मेरा हमला, बच के दिखाओ इससे, धूमकेतु शक्ति। हेमंत के इतना कहते ही उसके धनुष पर एक लाल रंग का तीर प्रकट हो गया। हेमंत को धूमकेतु शक्ति का प्रयोग करते देखकर रुद्र परिवार के लोग आपस में बात करने लगे, इस हेमंत ने तो आर्यन पर अपना पहला हमला ही इतना खतरनाक कर दिया। ये शक्ति हेमंत की शक्तियों की सबसे अधिक शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। क्या आर्यन इसका सामना कर पाएगा? अपने परिवार के लोगों की बात सुनकर रुद्राणी बोली, ये मत भूलो तुम सब कि आर्यन कौन है, वो एक युद्ध देवता का पुनर्जन्म है। रुद्राणी की बात सुनकर सब सहमति में सिर हिलाने लगे। सभी के बातों के बीच हेमंत ने अपने तीर को आसमान की दिशा में छोड़ दिया। हेमंत के तीर छोड़ते ही हेमंत का तीर आसमान की तरफ चला गया और कुछ ऊपर जाने के बाद तीर में एक धमाका हुआ और उस धमाके के बीच से एक धूमकेतु निकला और आर्यन की तरफ जाने लगा। वो धूमकेतु पूरी तरह से आग से घिरा हुआ था, जिसके कारण अभ्यास स्थल की गर्मी बात गई। जब आर्यन ने देखा कि धूमकेतु उसकी तरफ तेजी में आ रहा है, तो उसने एक तीर का संधान किया और उस तीर में पर्वत काट शक्ति और जल शक्ति को समाहित कर दिया, जिसकी वजह से तीर से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। तीर में पर्वत काट शक्ति और जल तत्व की शक्ति को समाहित करने के बाद आर्यन ने वो तीर धूमकेतु की तरफ छोड़ दिया। आर्यन के तीर छोड़ते ही वो तीर तेजी में धूमकेतु की तरफ जाने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजर आसमान की तरफ ही था। सभी लोगों को दोनों शक्ति के टकराने के इंतजार था। कुछ ही पलों में सभी के नजरों के सामने आर्यन का तीर धूमकेतु से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का तीर धूमकेतु से टकराया, एक धमाका हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से मौजूद हर एक नौजवान योद्धा अपनी जगह से हिल गया। जब ऊर्जा की लहर शांत हुई तो लोगों ने देखा कि दोनों शक्ति नष्ट हो चुकी है। किसी को धूमकेतु का एक अंश भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हेमंत ने देखा कि आर्यन ने उसके शक्तिशाली शक्ति को आसानी से नष्ट कर दिया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन हेमंत ने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाने के बाद हेमंत आर्यन से बोला, तुमने मेरे धूमकेतु शक्ति को तो नष्ट कर दिया, लेकिन अब मेरे नाग शक्ति से बचकर दिखाओ। इतना बोलकर हेमंत ने एक तीर का संधान किया, जिसका मुख नाग की तरह था। तीर संधान करने के बाद हेमंत उस तीर को आर्यन की तरफ छोड़ दिया। हेमंत के धनुष से जैसे ही तीर छूटा, वो एक नाग में बदल गया और आर्यन की तरफ जाने लगा। ये देखकर आर्यन ने एक तीर का संधान किया, जिसके मुख से सतरंगी रोशनी निकल रही थी। तीर का संधान करने के बाद आर्यन ने अपना तीर नाग की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही पलों में आर्यन का तीर नाग से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का तीर नाग से टकराया, वो नाग सतरंगी रोशनी से चमकने लगा और गायब हो गया। ये देखकर हेमंत को विश्वास ही नहीं हुआ कि आर्यन ने अपनी अंदरूनी शक्ति से उसके नाग शक्ति का अंत कर दिया। नाग शक्ति के नष्ट होने के बाद हेमंत कुछ पल सोचा, उसके बाद उसने आर्यन पर एक के बाद एक तीर चलाने शुरू कर दिए। हेमंत ने करीब एक पल के अंदर 200 तीर आर्यन की तरफ छोड़ दिए। ये देखकर आर्यन ने भी एक के बाद एक तीर छोड़कर हेमंत के सभी तीरों को रास्ते में नष्ट कर दिया। अब दोनों किसी विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे थे। हेमंत की कोशिश थी कि अपने तीर चलाने की गति का प्रयोग करके आर्यन को हरा दे, लेकिन उसे नहीं मालूम था आर्यन हर तरह से युद्ध में सर्वश्रेष्ठ था। आर्यन ने भी अपनी गति का प्रयोग करके हेमंत के सभी तीरों को काटते जा रहा था। आर्यन की तीर चलाने की गति देखकर की हेमंत के साथ साथ महाराज रुद्रेश्वर, सेनापति रुद्राणी और बाकी लोग जो वहां मौजूद हक्के बक्के रह गए। हेमंत अपने श्रेष्ठ गति का प्रयोग कर रहा था।
लेकिन आर्यन उसके श्वेत गति से चलाए गए तीरों को बड़ी आसानी से नष्ट कर दे रहा था। आर्यन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ज्यादा कुछ कर रहा है। वो तीर का संधान करता और चला देता, वो भी बड़े आराम से। आर्यन और हेमंत का द्वंद्व 1 घंटे तक चलता रहा, लेकिन इस बीच आर्यन ने एक हमला नहीं किया था। सारे के सारे हमले हेमंत ही कर रहा था। आर्यन सिर्फ बचाव कर रहा था, जिसके कारण हेमंत बुरी तरह से थक चुका था। ये देखकर आर्यन बोला, क्या और लड़ना है या थक गए? नहीं, अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ, बहुत थक गया, मैं हार मानता हूँ, हेमंत ने कहा। हेमंत की बात सुनकर आर्यन ने अपने धनुष वापस रख लिए। उसके बाद आर्यन हेमंत के पास गया और बोला, क्या तुम्हें अपनी धनुर्विद्या में कोई कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे ये पता चला कि तीर चलाने की मेरी ये गति पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे तुम्हें हराना है तो मुझे और अभ्यास की जरूरत है। अभी की क्षमता से मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। आज के बाद मेरा एक ही लक्ष्य है, तुम्हें हराना। हेमंत ने इतना कहा ही था कि वहां उसके पिता आ गए और गुस्से में बोले, तुम्हारी अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई है। अपने पिता की गुस्से से भरी आवाज सुनकर हेमंत डर गया और कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन बोल पड़ा, सेनापति गुस्सा मत कीजिए, ये तो अच्छी बात है कि हेमंत मुझे हराना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझसे आगे निकलना चाहता है। अगर ये मुझे लक्ष्य बनाकर अभ्यास करेगा तो एक दिन जरूर ये इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सेनापति ने कहा, आपसे आगे निकलने असंभव है। आप एक देवता है और हेमंत एक साधारण इंसान है, कैसे संभव है ये? सेनापति की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, पिछले जन्म में जब मैं देवता था तो देवता बनने से पहले मैं भी एक साधारण इंसान था, लेकिन एक लक्ष्य ने मुझे बुद्ध देवता बना दिया। जब हेमंत ने अपने पिता और आर्यन की बात सुनी तो शौक हो गया और मन ही मन बोला, ये आर्यन एक देवता है, लेकिन देखने से तो नहीं लगता है। अब समझ में आ रहा है कि मेरे पिता जैसे शक्तिशाली योद्धा ने इस आर्यन से माफी क्यों मांगी। आर्यन का परिचय जानने के बाद हेमंत अंदर ही अंदर डर गया, जिसे आर्यन ने महसूस कर लिया। उसके बाद बोला, हेमंत तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक उत्तम योद्धा हो, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने श्रेष्ठ होने का घमंड छोड़ना होगा, तभी तुम मुझसे आगे निकल सकते हो। तुम्हारे पास 3 तत्वों की शक्ति है, लेकिन तुम्हारा अग्नि शक्ति प्रबल है, इसलिए भविष्य में अग्नि देव बन सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। आर्यन की बात सुनकर हेमंत हिम्मत करके बोला, कितना समय लगेगा देवता बनने में? जानते हो पिछले हजारों सालों में कोई देवता क्यों नहीं बन पाया है? आर्यन ने हेमंत से पूछा। नहीं जानता क्यों नहीं बन पाया कोई देवता, हेमंत ने कहा। हेमंत, एक देवता बनने के लिए एक योद्धा को एक दिन में 100 दिन का ध्यान करना होता है और 100 सालों में 1000 साल, लेकिन अब लोगों को पास समय ही नहीं है। लोग इस दूसरे की शक्ति से घृणा करने में लगे हुए तो देवता कैसे बनेंगे? एक देवता बनने के लिए सांसारिक मोह माया को त्यागना होता है। जिस दिन तुम विकारों से मुक्त हो जाओगे, समझ लेने तुम देवता बनने के सफर पर निकल चुके हो, आर्यन ने कहा। वहां मौजूद हर एक योद्धा आर्यन की बात ध्यान से सुन रहा था। आर्यन की बात सुनकर रुद्राणी कुछ सोचते हुए बोली, आर्यन अपने कहा कि देवता बनने के लिए विकारों से मुक्त होना पड़ता है, तो फिर वो काल के शैतानों का भगवान कैसे बन गया? रुद्राणी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हर इंसान पूरा जीवन इन दोनों के साथ ही जीता है, लेकिन अगर आपको देवता बनना है तो या तो अच्छाई तो चुनो पा बुराई को। इन्हीं 2 रास्तों में से एक रास्ता बुराई का चुनाव कालकेय ने किया और उसने संसार की सारी बुराई को अपने अंदर समाहित कर लिया, जिसके कारण वो शैतानों का भगवान बन गया, लेकिन दिव्यलोक में उसे कभी प्रवेश नहीं मिला, इसलिए वो इस दुनिया को अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। आर्यन जब कालकेय की बात कर रहा था उस वक्त उसके आंखों में एक दर्द था जिसे किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन रुद्राणी ने उस दर्द को देख लिया और बोली, आर्यन, जब आप कालकेय का नाम लेते हैं तो उसमें आपको कालकेय के प्रति नफरत नहीं दिखती। मुझे ऐसा क्यों? वो तो आपका दुश्मन है। वो आपसे इतना नफरत करता है। जब आप सभा में कालकेय की बात कर रहे थे उस वक्त में आपके चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दर्द था। ऐसा क्यों? रुद्राणी की बात सुनकर सब लोग आर्यन को देखने लगे। जब वहां मौजूद लोगों ने आर्यन की आंखों में देखने की कोशिश की तो आर्यन ने अपने नजर को छुपा लिया और बोला, राजकुमारी, आप क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आराम करना है। इतना बोलकर आर्यन वहां से जाने लगा। जब कार्तिक, धनंजय और ब्लैकी ने आर्यन को जाते हुए देखा, वो सब तीनों भी आर्यन के पीछे पीछे चले गए। आर्यन जब वहां से चला गया उसके बाद महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, आखिर कालकेय और युद्ध देवता रुद्रा के बीच क्या संबंध है, जिसके कारण आर्यन जब कालकेय का नाम लेते हैं तो उनके आंखों में दर्द झलक आता है। अपने पिता की बात सुनकर रुद्राणी ने कहा, पिताजी, लगता है कालकेय और युद्ध देवता रुद्रा के बीच कोई गहरा रिश्ता रहा होगा। इसी कारण जब युद्ध देवता ने युद्ध में कालकेय को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, उसी युद्ध के बाद युद्ध देवता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था।
रुद्राणी की बात सुनकर महाराज रुद्रेश्वर ने कुछ पल कुछ सोचा, उसके बाद वो बोलो, अच्छा छोड़ो ये सब, हम चलते हैं, बहुत काम है। महाराज रुद्रेश्वर की बात सुनकर सभी लोग बगैर कुछ बोले अभ्यास स्थल से निकल गए। दूसरी तरफ आर्यन भी कार्तिक, धनंजय और ब्लैकी के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। उसके बाद उसने तीनों को आयामी दुनिया में भेज दिया। उसके बाद आराम करने लगा। आखिर क्या रिश्ता था युद्ध देवता रुद्रा और कालकेय के बीच। एपिसोड 175। आर्यन हेमंत से द्वंद्व करने के बाद आर्यन राजमहल आकर कार्तिक, धनंजय और ब्लैकी को आयामी दुनिया में भेज देता है। उसके बाद वो कमरे में ही ध्यान में बैठकर खुद को शांत करने लगता है। रुद्राणी के सवालों ने आर्यन को विचलित कर दिया था। ध्यान में जाने के कुछ देर से बाद ही आर्यन अपने आंखों को एक झटके में खोल लेता है और बोलता है, नहीं, मेरा उस कालकेय से कोई रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ता कालकेय था वो रुद्रा से था और मैं आर्यन हूँ, इस नए कालकेय से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आर्यन जब ये सब बोल रहा था उस वक्त रुद्राणी आर्यन के कमरे के बाहर से आर्यन की बातों सुन रही थी। वो आर्यन से कुछ बात करने आई थी, लेकिन तभी उसने आर्यन को कालकेय के बारे बोलते हुए सुन लिया। आर्यन की बात सुनकर रुद्राणी मन ही मन बोली, आर्यन के बातों से ये तो सिद्ध हो गया कि युद्ध देवता रुद्रा का कालकेय से जरूर कोई रिश्ता था, लेकिन क्या? खुद से बात करने के बाद रुद्राणी ने कमरे के दरवाजे को खटखटाई, जिसे सुनकर आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा और खुद को शांत करते हुए बोला, आ जाओ अंदर। आर्यन के इतना बोलते ही रुद्राणी दरवाजा खोलकर अंदर गई। रुद्राणी को देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी रुद्राणी, आप यहाँ कोई काम था? जी, आपसे माफी मांगनी थी, रुद्राणी ने कहा। पर किस लिए? आर्यन ने कहा। वो अभ्यास स्थल पर आपसे कालकेय के बारे पूछा, इसलिए रुद्राणी उदास होते हुए बोली। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आर्यन ने कहा। आपको माफी की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे माफी मांगने की जरूरत है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, रुद्राणी ने कहा। रुद्राणी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, माफ किया। क्या और कोई काम था? हाँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कहा कि देवता बनने के लिए बुराई का रास्ता छोड़ना पड़ता है, लेकिन मैंने तो किताबी में पढ़ा है कि कई देवता भी बहुत बुरे थे प्राचीन काल में, रुद्राणी ने कहा। रुद्राणी का सवाल सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, बुराई का रास्ता छोड़ने के लिए अपने अंदर के बुराई को हराना होता है। अगर आपने उसे हरा दिया तो आपके देवता बनने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप देवता बन गए हैं तो बुराई आप पर फिर से हावी होने की कोशिश नहीं करेगी, जरूर करेगा, जिसमें उसका पहला अस्त्र होगा शक्ति का अहंकार, जिसकी वजह से कोई देवता अपने अहंकार में किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। अगर किसी ने बुराई को फिर से हरा दिया तो ठीक, नहीं तो उसका एक न एक दिन विनाश जरूर हो जाता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। आर्यन की बात सुनकर रुद्राणी कुछ सोचने लगी। रुद्राणी को सोचते देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ राजकुमारी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं वो सोच रही थी कि क्या देवता बनना इतना मुश्किल है? क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? रुद्राणी बोली। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? आर्यन ने कहा। क्या आपकी कोई प्रेमिका है? रुद्राणी इतना बोलकर अपने नजर को नीचे झुका लेती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने जब रुद्राणी का सवाल सुना तो उसके सामने कृतिका का चेहरा घूमने लगा और वो उदास हो गया और उदासी के साथ बोला, हाँ थी एक। आर्यन का जवाब सुनकर रुद्राणी ने अपने सिर ऊपर उठाए और आर्यन के उदास चेहरे को देखते हुए बोली थी, का क्या मतलब? क्या उसकी मौत हो गई है? नहीं, उसकी मौत नहीं हुई है, हमें किसी कारण से अलग होना पड़ा, लेकिन अब मेरी को प्रेमिका नहीं है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही है? आर्यन ने कहा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रुद्राणी आर्यन की तरफ देखे बिना सीधे दरवाजे से निकल गई। रुद्राणी को तेजी में कमरे से निकलते देखकर आर्यन मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे फिर से कृतिका का ख्याल आ गया और वो बोला, न जाने कब मिलूंगा अब मैं कृतिका से। दूसरी तरफ रुद्राणी मुस्कुराते हुए चले जा रही थी, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है और गिर जाती है। जब उस लड़की ने देखा कि रुद्राणी गिरी हुई है, फिर भी कहीं खोई हुई है, तो वो बोली, रुद्राणी तुम कहाँ खोई हुई हो? वो लड़की रुद्राणी के चाचा की बेटी थी, जिसका नाम मेहर था। मेहर की बात सुनकर रुद्राणी मुस्कुराते हुए बोली, मेहर तुम्हें पता है आर्यन की कोई प्रेमिका नहीं है, तो तुम इसलिए इतनी खुश हो? कहीं तुम तो उनसे प्रेम तो नहीं करने लगी हो? मेहर ने कहा। मेहर की बात सुनकर अचानक रुद्राणी की मुस्कुराहट गगाब हो गई और वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आर्यन से कोई प्रेम नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हें बता रही थी। रुद्राणी की बात सुनकर मेहर अपने कदम आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर तुम्हें प्रेम नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ, शायद आर्यन को मुझसे प्रेम हो जाए। मेहर की बात सुनकर रुद्राणी जल्दी से मेहर के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, कुछ नहीं करोगी और चुपचाप चलो मेरे साथ। इतना बोलकर रुद्राणी मेहर को खींचते हुए लेकर जाने लगी तो मेहर बोली, अगर तुम प्रेम नहीं करती तो मैं कोशिश करूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तुम चलो और उन्हें आराम करने दो, रुद्राणी ने कहा। समय तेजी से बीता और अगला दिन आ गया। आर्यन सप्तशक्ति लोक जाने की तैयारी कर चुका था और वो रुद्र परिवार के सामने खड़ा था।
राजमहल के मुख्य द्वार पर उसके पीछे 3 घोड़े थे। ये वही घोड़े थे जिनसे आर्यन कौशाम्बी से रत्नाकर गुरुकुल आया था। सबसे विदा लेने के बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल गया। आर्यन को जाते देखकर रुद्रानी के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे मेहर ने देख लिया और उसके पास आकर उसके कान में बोली, तुमने तो कहा था कि तुम्हें आर्यन से प्रेम नहीं है, फिर ये उदासी कैसी? मेहर की बात सुनकर रुद्रानी बोली, मालूम नहीं मेहर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही है मुझे। रुद्रानी की बात सुनकर मेहर मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता करो, कुछ दिन बाद तो फिर से मिलने ही वाली हो। तुम तो जा रही हो ना सप्तशक्ति लोक प्रतियोगिता के लिए? हाँ जाऊंगी तो जरूर। आखिर उस प्रतियोगिता के शीर्ष 20 योद्धाओं को पौराणिक गुरुकुल ब्रह्मशक्ति गुरुकुल का शिष्य बनने का अवसर मिलेगा, रुद्रानी ने कहा। ब्रह्मशक्ति गुरुकुल एक पौराणिक गुरुकुल था जो सप्तशक्ति लोक में प्रतियोगिता करवाता था। ब्रह्मशक्ति गुरुकुल हजारों सालों से अस्तित्व में था। इस गुरुकुल के शिष्यों से कोई भी राजपरिवार दुश्मनी नहीं लेता था, क्योंकि ये गुरुकुल प्राचीन परिवारों के समान शक्तिशाली था। यहाँ के आचार्य ऋषि होते थे, जिस कारण यहाँ के शिष्य बहुत शक्तिशाली होते थे। इसलिए हर एक योद्धा ब्रह्मशक्ति गुरुकुल का शिष्य बनना चाहता था। आर्यन तेजी में आगे बढ़ता जा रहा था। आर्यन, कार्तिक और धनंजय जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते के दोनों तरफ जंगल थे। आर्यन अपने घोड़े को तेजी में भगाए जा रहा था। करीब आधे दिन के सफर के बाद आर्यन, कार्तिक और धनंजय एक बाजार में पहुंचे। ये बाजार पवित्र भूमि से निकलने के बाद पहला बाजार मिला था आर्यन को, जो सप्तशक्ति लोक के सीमा में था। वो बहुत ही विकसित बाजार था। बाजार में पहुंचने के बाद कार्तिक आसपास देखते हुए बोला, युवराज आर्यन, हमें कुछ खा लेना चाहिए, शायद आगे कुछ कोई बाजार मिले या ना मिले। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन बोला, हम खाना तो लेकर निकले हैं न, तो फिर चिंता कैसी? अरे भाई, वो भोजन जरूरत के वक्त के लिए रखते हैं, जब कहीं जंगल मिल गया और हमें जंगल में रुकना पड़े तो इसलिए उस भोजन को रहने को, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुनकर धनंजय ने कहा, कार्तिक सही बोल रहा है युवराज, ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन आसपास भोजनालय ढूंढने लगा। तभी आर्यन को कुछ अजीब लगा, क्योंकि बाजार में मौजूद सभी दुकान बंद हो रही थी। ये देखकर आर्यन मन ही मन बोला, ये दुकान बंद क्यों हो रहे हैं? ये सोचकर आर्यन अपने बगल से जा रहे एक आदमी को रोकते हुए बोला, माफ कीजिएगा, रोकने के लिए क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये दुकानें बंद क्यों हो रही है? आर्यन का सवाल सुनकर उस आदमी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद बोला, क्या तुम यहाँ पर नए हो? हाँ मैं नया हूँ, आर्यन ने कहा। तभी तुम नहीं जानते, ये सब लोग दुकान बंद करके लड़ाई प्रतियोगिता देखने जा रहे हैं, जो हर हफ्ते आज के ही दिन यहाँ होती है, और जीतने वाले को 1 लाख सप्तरंगी पत्थर दिए जाते हैं, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन की आंखें चमकने लगी और वो बोला, कैसी प्रतियोगिता होती है ये? अगर प्रतियोगिता देखना है तो चलो मेरे साथ, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी आगे बढ़ गया। ये देखकर आर्यन कार्तिक और धनंजय को चलने का इशारा करता है और उस आदमी के साथ चलने लगता है। चलते हुए आर्यन उस आदमी से बोला, अब बताइए कैसी प्रतियोगिता होती है और क्या इसमें कोई भी भाग ले सकता है? हाँ, इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन उसे भाग लेने के लिए पहले 10 सप्तरंगी पत्थर जमा करना पड़ेगा। इस बार इस प्रतियोगिता की क्या चुनौती है मुझे नहीं मालूम, चलकर पता चलेगा। ये प्रतियोगिता भीष्म अखाड़ा करवाता है, उस आदमी ने कहा। उस आदमी से 10 सप्तरंगी पत्थर सुनकर आर्यन ने अपने स्टोरेज की जांच की तो उसे पता चला कि उसके पास अब केवल 15 सप्तरंगी पत्थर है। ये देखकर आर्यन मन ही मन बोला, चलो प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचकर देखते हैं कि चुनौती क्या है, उसके बाद भाग लेने के बारे में सोचूंगा। कुछ ही समय में आर्यन एक बड़े से द्वार के सामने खड़ा था, जहां अंदर जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आर्यन भी कार्तिक और धनंजय के साथ अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा मैदान है और उसके चारों तरफ ऊंचाई पर लोगों के बैठने की जगह बनी हुई है, लेकिन एक दिशा में बड़ी बड़ी पत्थर की बनी हुई करीब 10 कुर्सियां भी। ऐसा लग रहा था कि प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोग वही बैठने वाले थे। आर्यन भी कार्तिक और धनंजय के साथ एक जगह देखकर दर्शकों के बैठ गया। करीब 15 मिनट बाद उस पत्थर की कुर्सी के पास 20 लोग आए। वो सब देखने में बहुत शक्तिशाली थे। उन 20 लोगों में से 10 लोग कुर्सी पर बैठ गए और बाकी लोग आसपास खड़े हो गए। जब वो 10 लोग बैठे गए उसके बाद उनमें से एक आदमी ने अपने बगल में खड़े आदमी से प्रतियोगिता की घोषणा करने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद उस आदमी ने एक गोली खाई और उसके बाद बोलना शुरू किया, मेरा नाम समीर है और मैं भीष्म अखाड़े के शिष्य हूँ। आज की इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी भाग लेना चाहते हैं वो अच्छे से जान ले कि हर बार की तरह इस बार एक आदमी दूसरे आदमी से नहीं लड़ेगा, एक आदमी एक तिलिस्मी जानवर से लड़ेगा। समीर की आवाज बहुत ही बुलंद थी। ऐसा लग रहा था कि समीर ने जो गोली खाई थी उसी में ऐसी शक्ति थी
जिसने समीर की आवाज को बुलंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग समीर की आवाज अच्छे से सुन पा रहे थे। समीर ने आगे बोलना शुरू किया, ये तिलस्मी जानवर 7वें स्तर और 8वें स्तर के होंगे। जो भी योद्धा लगातार 10 तिलस्मी जानवर को हरा देगा उसे 1,00,000 सप्तरंगी पत्थर मिलेंगे, और जो नीतिलधमी जानवर को हराएगा उसे 60,000 सप्तरंगी पत्थर मिलेंगे, और जो 8 तिलस्मी जानवर को हराएगा उसे 30,000 सप्तरंगी पत्थर मिलेंगे। इससे कम तिलस्मी जानवरों को हराने वाले पौधा को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको हमेशा की तरह 10 सप्तरंगी पत्थर का भुगतान करना होगा। और कोई किसी योद्धा पर सट्टा लगाना चाहता है तो लगा सकता है, जीतने वाले को 3 गुना धन मिलेंगे। क्या आर्यन प्रतियोगिता में भाग लेगा? एपिसोड 176। आर्यन भीष्म अखाड़े पहुंच जाता है, जहां पर प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें योद्धाओं को तिलस्मी जानवरों से लड़ना था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इससे सप्तरंगी पत्थर का भुगतान करना है। घोषणा खत्म होने के बाद कार्तिक आर्यन को देखते हुए बोला, क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे? जरूर, लेकिन अभी पहले मैं देखूंगा कि इन सब का कोई और छुपा हुआ नियम तो नहीं है, उसके बाद मैं भाग लूंगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय ने सहमति में सिर हिला दिया और मैदान की तरफ देखने लगे। तभी समीर ने फिर से बोला, तो अब शुरू करते हैं, कौन आएगा सबसे पहले तिलस्मी जानवरों ने लड़ने के लिए? समीर की बात खत्म होते ही एक आदमी ने अपने हाथ खड़े किए। उस आदमी के ऐसा करते ही उसके पास एक आदमी गया और उस आदमी से 10 सप्तरंगी पत्थर लिए। उसके बाद चलने का इशारा किया। चलने का इशारा मिलते ही भीष्म अखाड़े के उस योद्धा के साथ चला गया। भीष्म अखाड़े के उस योद्धा ने प्रतियोगिता में भाग लेने के वाले योद्धा को लेकर मैदान के बीचों बीच आ गया और वो उसे वही छोड़कर वहां से चला गया। पहला प्रतिभागी मैदान में सबके सामने आ चुका था, जिसे देखकर समीर ने बोला, तो अब आप सट्टा लगाना शुरू कीजिए। समीर की बात खत्म होते ही भीष्म अखाड़े के योद्धा चारों तरफ फैल गए और लोगों से पैसे लेने लगे। लोग बहुत अधिक पत्थर खर्च कर रहे थे। ये देखकर धनंजय से बोला, आर्यन क्या हमें भी पत्थर लगाने चाहिए? नहीं, अभी नहीं, जब मैं जाऊंगा तभी हम सट्टा लगाएंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे, आर्यन ने कहा। कुछ ही समय में पहले प्रतिभागी पर एक तिलस्मी जानवर छोड़ दिया गया जो 8वें स्तर का था, जिसे उस प्रतिभागी ने आसानी से हरा दिया। ऐसे ही वो प्रतिभागी 5 तिलस्मी जानवरी को हरा दिया, लेकिन उन सबको हराते हराते यो तक गया और उसे हार मानना पड़ा, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाया। ऐसे ही वो प्रतियोगिता 1 घंटे तक चलता रहा, लेकिन कोई भी योद्धा 8 तिलस्मी जानवर से ऊपर नहीं जा पाया। वो 8वें तिलस्मी जानवर को हराने वाला एक ही योद्धा था। जब समीर ने देखा कि अब कोई नहीं आ रहा है, तो वो बोला, क्या किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो 10 तिलस्मी जानवर को हरा सके? लगता है अब इस क्षेत्र में कोई वीर योद्धा है ही नहीं। समीर के इतना कहते ही वहां एक आवाज गूंजी, में लहंगा तिलस्मी जानवरों से। इस आवाज को सुनकर सबने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक 16 साल लड़का खड़ा था। वो आर्यन था, जिसे देखकर पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ और फिर हंसने लगे और बोलने लगे, लगता है ये बच्चा मरना चाहता है। जिस प्रतियोगिता को कोई नहीं जीत पाया उसे ये जीतेगा। अरे भाई, इस लड़के का विश्वास तो देखो, इसके चेहरे पर कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी समीर ने बोला, लड़के, तुम जानते ही न कि इस लड़ाई में तुम गर भी सकते हो, फिर भी लड़ना चाहते हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं लड़ना चाहता हूं, ये तो तय है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर समीर ने अपने पीछे बैठे अपने गुरुओं की तरफ देखा तो उन लोगों ने सहमति में सिर हिला दिया। उनके सहमत होते ही समीर बोला, ठीक है, लड़ सकते हो। समीर के इतना बोलते ही एक योद्धा आर्यन के पास और उससे 10 सप्तरंगी पत्थर लेकर उसे वहां से ले जाने लगा। जाने के पहले आर्यन ने कार्तिक और धनंजय को बचे हुए सप्तरंगी पत्थर दे दिए और उस योद्धा के साथ चला गया। आर्यन के मैदान में पहुंचने के बाद समीर ने सट्टा लगाने की घोषणा की। समीर की बात खत्म होते ही सभी लोग अपने पत्थर लगाने लगे, लेकिन उन सब ने आर्यन के हार पर पत्थर लगाए थे। सिर्फ कार्तिक और धनंजय ने आर्यन की जीत पर पत्थर लगाया था। जब समीर और उसके गुरुओं ने ये देखा तो उन्हें अपने नुकसान की चिंता सताने लगी, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय आर्यन की जीत की कामना करने के। सबको लग रहा था कि आर्यन पहले तिलस्मी जानवर को हरा देगा। आर्यन मैदान के बीचों खड़ा था, उसने अपने तलवार भी नहीं निकाले थे। ये देखकर लोग आपस में बात करने लगे, लगता है ये बच्चा डर गया है, तभी तो डर के मारे इसे ये भी ध्यान नहीं आ रहा है कि इसे अपने हथियार निकाल लेने चाहिए। सभी के बातों के बीच समीर ने आर्यन से पूछा, क्या तुम तैयार हो लड़ने के लिए? समीर की बात सुनते ही आर्यन ने सहमति में सिर हिला दिया। आर्यन के सहमति होते ही आर्यन के सामने एक दरवाजे को खोल दिया गया। उस दरवाजे के खुलते ही एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सबको सुनाई दिया। धीरे धीरे कुत्ते की आवाज नजदीक आने लगी थी। सबके देखते ही देखते आर्यन के सामने एक विशालकाय तिलस्मी कुत्ता आ गया, जिसकी ऊंचाई आर्यन के बराबर ही थी। वो एक 8वें स्तर का तिलस्मी कुत्ता था। जब उस कुत्ते ने देखा कि उसके सामने एक इंसान खड़ा है तो वो गुर्राने लगा। उसके आंखों में आर्यन को मार डालने की भावना था।
इस भावना के साथ उसने आर्यन की तरफ दौड़ लगा दी, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराया और कुत्ते को देखने लगा। ये देखकर लोगों ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, लगता है ये लड़का पागल हो गया है, तभी तो इस शक्तिशाली कुत्ते को भी देखकर मुस्कुरा रहा है। सभी के बातों के बीच कुत्ते ने आर्यन की तरफ छलांग लगा दिया। कुत्ते को अपने ऊपर झपटते देखकर आर्यन आगे बढ़कर झुक गया, जिसकी वजह से वो कुत्ता आर्यन के ऊपर से निकलकर आर्थन के पीछे चला गया। जैसे ही कुत्ता पीछे लगा, आर्थन तेजी में घूमा और कुत्ते के पूंछ को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे घुमाने लगा, जिसकी वजह से कुत्ता हवा में घूमने लगा। कुछ पल घुमाने के बाद आर्यन ने उस कुत्ते की छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो कुत्ता उड़ते हुए मैदान में बने दीवार से टकरा गया और बेहोश हो गया। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और आर्यन ने पहले तिलबमी जानवर को हरा दिया था, जिस कारण जिन लोगों में ये कहा था कि आर्यन पहले तिलबमी जानवर को भी नहीं हरा पाएंगे, उन्हें तो तेज झटका लगा। आर्यन ने बड़ी आसानी से तिलिस्मी कुत्ते को हरा दिया था, जिसकी वजह से पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया था। सभी को यही लग रहा था कि आर्यन पहले तिलिस्मी जानवर से ही हार जाएगा, लेकिन आर्यन ने तो बड़ी आसानी से 8वें स्तर के तिलिस्मी जानवर को हर दिया। सभी आर्यन को देख ही रहे थे, तभी आर्यन के सामने एक और तिलिस्मी जानवर को लाया गया, जो एक 9वें स्तर का तिलिस्मी सांप था, जिसके 2 मुंह थे, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगे। देखते हैं क्या ये लड़का इस तिलिस्मी सांप को हरा पाता है कि नहीं। पहले को तो इसने आसानी से हरा दिया, लेकिन अब इस सांप को कैसे हराएगा। इस सांप के सामने तो ये बच्चा लग रहा है। सभी के वार्ता के बीच वो सांप फुफकारते हुए आर्यन पर अपने विष से हमला कर देता है। सांप से मुंह से विष निकलकर आर्यन की तरफ आ रही थी। ये देखकर आर्यन ने अपने आंखों में अग्नि शक्ति को इकट्ठा किया और विष की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही पलों में आर्यन की अग्नि शक्ति सांप के विष की शक्ति से टकरा जाता है, जिसकी वजह से विष की शक्ति नष्ट हो जाता है। ये देखकर सांप गुस्से में आ जाता है और बोला, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे एक हमले को नष्ट कर दिया तो क्या तुम मुझे हरा पाओगे। तिलिस्मी सांप की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले भी तुम जैसे सांप का अंत किया है, आज तुम्हारा भी करूंगा। अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आर्यन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। भीष्म अखाड़े के सभी आचार्य तो भी आर्यन को एकटक देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 16-17 साल का लड़का इतना निडर है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन की बात सुनकर सांप नाराज हो जाता है और गुस्से में अपनी पूंछ से आर्यन पर हमला कर देता है, लेकिन आर्यन बड़ी आसानी से उस हमले से बच जाता है। सांप के हमले से बचने के बाद आर्यन ने सांप से कहा, अगर तुम हार नहीं मान रहे हो तो अब मुझे तुम्हें मारना होगा। इतना बोलकर आर्यन ने आंखों में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया, जो कुछ ही समय में एक खंजर में बदल गया, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस खंजर को देखकर सांप को थोड़ा डर महसूस हुआ और उसने जल्दी ने अपने विष से आर्यन पर हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन ने अपने खंजर को सांप की तरफ फेंक दिया। आर्यन का खंजर सांप के विष को नष्ट करते हुए सांप से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का खंजर सांप से टकराया, खंजर सांप के शरीर को छेद दिया, जिसकी वजह से सांप को तेज दर्द हुआ और वो छटपटाने लगा। आर्यन का ये हमला उसी जगह लगा था जहां सांप की विष थैली होती है। हमले के कारण सांप की विष थैली फट गई और सांप का अपना विष उसके शरीर में फैल गया, जिसकी वजह से वो सांप वहीं पर मर गया। जब लोगों ने देखा कि उन्हें फिर से शौक लगा, क्योंकि आर्यन ने दूसरे तिलिस्मी जानवर को भी आसानी से मार दिया। लड़ाई देख रहे लोग अब उदास होने लगे थे, क्योंकि उन सब ने आर्यन के हार पर पत्थर लगाए थे। वही भीष्म अखाड़ा बहुत खुश था, क्योंकि आर्यन की वजह से उनको बहुत कमाई होने वाली थी। आर्यन ने 10 मिनट के अंदर 8 तिलिस्मी जानवर को हरा चुका था, जिसकी वजह से पूरा मैदान शांत हो चुका था, क्योंकि आर्यन की वजह से सबने अपने बहुत सारे तिलबमी पत्थर गया दिए थे। यही भीष्म अखाड़ा तो बहुत खुश था, आर्यन के दोस्त भी बहुत खुश थे। सभी दर्शक उदास मन से आर्यन को देख ही रहे थे। तभी आर्यन के सामने 9वां तिलिस्मी पंछी आया, जो 9वें स्तर के अंतिम चरण का तिलिस्मी पंछी था। वो अब तक के सबसे अधिक शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर था, जिसका सामना आर्यन ने किया था। लेकिन आर्यन के चेहरे पर कोई डर नहीं आया। सबके देखते ही देखते तिलिस्मी पंछी ने अपने मुंह खोले। उसके मुंह से भयानक पारदर्शी ऊर्जा निकलकर आर्यन की तरफ जाने लगी। ये देखकर आर्यन ने अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दिया, जिसकी वजह से पंछी का हमला दीवार से टकरा के नष्ट हो गया। ये देखकर तिलिस्मी आर्यन ने अपने आकर बढ़ा लिए और आर्यन की तरफ जाने लगा। पे देखकर आर्यन हवा में उड़ने लगा। ये देखकर लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आर्यन ने अब तक अपनी शक्ति का इतना प्रदर्शन कर दिया था। उसके हवा में उड़ने पर लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। आर्यन को हवा में उड़ते देखकर तिलिस्मी पंछी तेजी में आर्यन की तरफ आने लगा। ये देखकर आर्यन ने अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा किया और तिलिस्मी पंछी की तरफ भेज दिया। जब तिलिस्मी पंछी ने आर्यन के हमले को अपनी तरफ आते देखा तो वो और ऊपर चला गया, जिसकी वजह से वो आर्यन के हमले से बच गया और तेजी में अपने पंख फरफराने लगा, जिसकी वजह से हवा की तेज लहर आर्यन की तरफ जाने लगी। ये देखकर आर्यन ने अभी अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल करके एक बवंडर तैयार किया और तिलबमी पंछी की तरफ भेज दिया।
जैसे ही आर्यन का हमला तिलिस्मी पंछी के हमले से टकराया, एक धमाका हुआ और तिलिस्मी पंछी का हमला नष्ट हो गया। वही आर्यन का बम्बड तिलबमी पंछी से टकरा गया। आर्यन के हमले ने तिलिस्मी पंछी को बचने का भी मौका नहीं दिया। तिलिस्मी पंछी आर्यन के बवंडर में बुरी तरह से फंस चुका था। उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या आर्यन के बनाए बम्बर्डर में फंसकर तिलिस्मी पंछी मर जाएगा? एपिसोड 177। आर्यन के बनाए बवंडर में तिलिस्मी पंछी फंस जाता है। तिलिस्मी पंछी बहुत कोशिश कर रहा था उस बवंडर से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। बम्बर्डर में फंसे होने के कारण तिलिस्मी पंछी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। उस बम्बर्डर ने अंदर क्या हो रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 5 मिनट बाद आर्यन ने उस बवंडर को शांत कर दिया। बवंडर शांत होने के बाद लोगों ने देखा कि तिलिस्मी पंछी जमीन पर गिर रहा है। वो मर चुका था। शुरू में जिन लोगों में उत्साह था, अब वो शांत हो गया था, क्योंकि उन लोगों अपने बहुत सारे सप्तरंगी पत्थर गवा दिए थे। तिलिस्मी पंछी के मरने के बाद आखिरी तिलिस्मी जानवर को आर्यन के सामने लाया गया, जो एक दैत्य वानर था। यो तिलिस्मी पंछी से भी अधिक शक्तिशाली और तिलिस्मी सांप से अधिक विशालकाय था। आर्यन को उसे देखने के लिए पूरा सिर ऊपर उठाना पड़ रहा था। दैत्य वानर को देखकर दर्शक भी डरने लगे थे। सभी दर्शक आपस में बात करने लगे, लगता है ये दैत्य वानर इसके को मार डालेगा। मार डाले तो अच्छा होगा, इसकी वजह से हम सबको बहुत नुकसान हो गया। इसी तरह की बातें दर्शक कर रहे थे। इन्हीं बातों के बीच दैत्य वानर ने जमीन पर अपने पैर को मारा, जिसकी वजह से पूरा मैदान हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप का गया हो मैदान में। आर्यन भी उस भूकंप की वजह से अपनी जगह से हिल गया था। दर्शक भी भूकंप की वजह से अपनी जगह से उठ गए थे। जमीन पर पैर मारने के बाद दैत्य बाहर आर्यन की तरफ बढ़ गया। वो कदम में ही आर्यन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और आर्यन पर अपने पैर से हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन दैत्य वानर के पैर से टकराया, उड़ते हुए दूर जा गिरा। सभी दर्शकों को लगा कि आर्यन अब गया, लेकिन तभी आर्यन सभी की उम्मीदों को तोड़ते हुए जमीन से उठा। जब दर्शकों ने देखा कि आर्यन के शरीर पर एक खरोच भी नहीं है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। दैत्य वानर के खतरनाक हमले को आर्यन के शरीर ने बड़ी आसानी से झेल लिया था। जब दैत्य वानर ने देखा कि आर्यन के शरीर ने बड़ी आसानी से हमले को झेल लिया, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोला, इंसान के बच्चे, मैंने बहुत सारे योद्धाओं का सामना किया है, लेकिन तुम जैसे कोई नहीं। तुम इतनी कम उम्र में इतने शक्तिशाली हो कि मेरे हमले को झेल लिया। लगता है आज तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा। दैत्य वानर की बात सुनकर आर्यन हंसने लगा और हंसते हुए बोला, दैत्य वानर, मैं तुम्हें यहाँ युद्ध का आनंद देने नहीं जीतने आया हूँ। अगर तुम हार मान लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बाकी तिलिस्मी जानवरों की तरह तुम्हें मार डालूंगा। आर्यन की बात सुनकर दैत्य वानर गुस्से में आ गया और बोला, इंसान के बच्चे, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो घमंडी हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे एक हमले को झेल लिया तो क्या तुम मुझसे जीत जाओगे? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हमले को नहीं रोक पाऊंगा तो तुम्हें भ्रम है। दैत्य वानर, तुम हमला करो और भ्रम दूर कर लो, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दैत्य वानर गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथों में होन रंग की ऊर्जा इकट्ठा किया, जो पृथ्वी तत्व शक्ति का प्रतीक था। दैत्य वानर के हाथों की ऊर्जा ने एक हरे रंग के गदा का रूप ले लिया, जो बहुत शक्तिशाली लग रहा था। गदा तैयार होने के बाद दैत्य वानर ने गदा को आर्यन की तरफ फेंक दिया। दैत्य वानर के हमले को अपनी तरफ आते देखकर आर्यन ने अपने हाथ में सप्तरंगी ऊर्जा इकट्ठा किया और गदा की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही पलों में दोनों शक्ति टकरा गई, जिसकी वजह से एक तेज धमाका हुआ और ऊर्जा की नहर चारों तरफ फैल गई। अपनी शक्ति को नष्ट होते देखकर दैत्य वानर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथों आगे बढ़ाकर आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब आर्यन ने देखा कि दैत्य वानर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसने सूर्याश को बुलाया और सूर्याश से दैत्य वानर के हाथ को काट दिया। जैसे ही आर्यन ने दैत्य वानर का हाथ काटा, दैत्य वानर दर्द की वजह से चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। उसकी चीख इतनी खतरनाक थी कि लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। दैत्य वानर को चीखते देखकर आर्यन बोला, हार मान लो, बच जाओगे। क्या तुम्हें अब भी लड़ना है? मैं हार मानता हूं, मुझे जाने दो, दैत्य वानर दर्द भरी आवाज में बोला। दैत्य वानर को हार मानते ही आर्यन ने 1 लाख सप्तरंगी पत्थर जीत लिए थे। आर्यन को जीतते देखकर सभी दर्शक उदास हो गए, कार्तिक और धनंजय को छोड़कर। पत्थर की कुर्सियों पर बैठे लोगों ने भी नहीं सोचा था कि आर्यन अंतिम तिलिस्मी जानवर को भी हरा देगा। वो सब तो एकटक आर्यन को देखे जा रहे थे। कोई भी आर्यन को पहचान नहीं पा रहा था, सभी आर्यन को देख ही रहे थे। तभी पत्थरों की कुर्सी पर बैठा एक आदमी अपनी जगह से उठा और बोला, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? अपना परिचय दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा है। आपने सही कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सप्तशक्ति लोक घूम रहा था। घूमते हुए इस शहर में आ गया और यहाँ आकर मुझे प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो मैं आ गया। और रही नाम की बात, तो मेरा नाम आर्यन है। मैं जल लोक से हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन का नाम सुनकर वो आदमी सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक सोचने के बाद वो आदमी बोला,
मैं कुछ समय पहले राजधानी गया, वहां मैंने एक योद्धा का जिक्र सुना था कि उसने अकेले विश्वलोक के सम्राट विषयंत को उन्हीं की राजधानी में जाकर मार दिया और विश्वलोक को जीत लिया। शायद उसका भी नाम आर्थन ही था। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन शौक हो गया और मन ही मन बोला, मेरे बारे में इन लोगों को भी मालूम है। आर्यन अपने ख्यालों में ही था कि उसी आदमी की आवाज दोबारा सुनाई दिया आर्यन को। वो बोला, लगता है तुम वही आर्यन हो, क्योंकि वो आर्यन भी जललोक से ही था। पचरीले कुर्सी वाले था न पर मौजूद आदमी को बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़े के ने अकेले एक लोग जीत लिया था। सबकी नज़ारों को अपनी ऊपर महसूस कर आर्यन मुस्कुराया और कुछ न छुपाते हुए बोला, हाँ मैंने ही विषदंत को मारा है, लेकिन मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ करीब 500 योद्धा थे। आर्यन की बात सुनकर जिन लोगों को अब तक रहा था कि आर्यन ये बोल देगा कि वो विश्वलोक जीतने वाला योद्धा नहीं है, उन्हें बड़ा झटका लगा। आर्यन जैसे ही सहमत हुआ, पथरीले कुर्सी पर बैठे सभी वरिष्ठ व्यक्ति अपनी जगह से उठ गए और आर्यन को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए भीष्म अखाड़े के मुख्य आचार्य ने कहा, हमारे भीष्म अखाड़े के सौभाग्य है कि आप जैसा महान योद्धा हमारे अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने आया। हमारी विनती है कि आप हमें अतिथि सत्कार का एक मौका दे। मुख्य आचार्य की बात सुनकर आर्यन ने कुछ पल सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन न मैं ज्यादा समय नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि मुझे राजधानी भी लौटना है, क्योंकि राजधानी में ब्रह्मशक्ति गुरुकुल की तरफ से होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेना है। ठीक है, पहले आप अपना पुरस्कार ले लीजिए। मुख्य आचार्य इतना बोलकर अपने सहयोगियों के साथ आर्यन के पास आए और आर्यन को सम्मानपूर्वक पोटली दिया, जिसमें 1,00,000 सप्तरंगी पत्थर थे। कार्तिक और धनंजय ने भी करीब 100 रंगीन पत्थर जीत लिए थे। कार्तिक और धनंजय ने आर्यन के दिए हुए सप्तरंगी पत्थर के साथ साथ उनके पास भी जो 1 रंगी और 2 रंगी पत्थर थे, उन्हें सड़े पर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आर्यन जीत जाएगा। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद आर्यन करीब 2 घंटे भीष्म अखाड़ा में रुका, उसके बाद उनसे विदा लेकर निकल गया। आर्यन इस वक्त बहुत अधिक धनी व्यक्ति बन गया था। उसके पास 1,00,000 सप्तरंगी पत्थर थे, जो 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर था। आर्यन तेजी में आगे बढ़ते जा रहा था। करीब 3 दिन के सफर के बाद आर्यन, कार्तिक और धनंजय राजधानी पहुंच गया। प्रतियोगिता की वजह से राजधानी में काफी हलचल थी। तीनों ने कुछ समय राजधानी घुमा। उसके बाद आर्यन, कार्तिक और धनंजय तीनों ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के क्षेत्र की तरफ निकल गया। ब्रह्मशक्ति गुरुकुल का क्षेत्र राजधानी से उत्तर दिशा में था, जो 4 पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस था न पर ब्रह्मशक्ति गुरुकुल की अनुमति के बगैर कोई नहीं जा सकता था। अगर किसी ने कोशिश की तो उसे मार दिया जाता था। ये था न पवित्र भूमि के समान पवित्र थी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद आर्यन, कार्तिक और धनंजय के साथ ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के पर्वतों के पास पहुंच गया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे गुरुकुलों के शिष्य पहले ही वहां आ चुके थे। सभी गुरुकुल के शिष्यों ने पर्वत के पास प्रवेश अनुमति आने की इंतजार में तंबू लगाए बैठे थे। सभी के तंबू पर उनके गुरुकुल के नाम लिखे थे। पर्वत के पास इस वक्त इतने लोग थे कि गिनती करना भी संभव नहीं था। वहां पहुंचने के बाद आर्यन रत्नाकर गुरुकुल और गंगाजल गुरुकुल के तंबू को ढूंढने लगा, लेकिन ये आसान नहीं था। वहां पर एक पूरा गांव बसा हुआ था। 8 लोगों के लगभग हर प्रतिष्ठित गुरुकुलों ने अपने शिष्य यहां भेजे थे, ताकि उनके शिष्य ब्रह्मशक्ति गुरुकुल में प्रवेश पा सके। कुछ समय ढूंढने के बाद एक जगह पर आर्यन को लड़ाई होते हुए दिखाई दिया। उस लड़ाई को देखकर आर्यन उसके पास गया। वो लड़ाई 2 गुरुकुलों के बीच हो रही थी। जगह कर लिए बहुत सारे सिद्ध उस लड़ाई को देख रहे थे। उन्हीं में से एक शिष्य से आर्यन बोला, भाई ये किन 2 गुरुकुलों के बीच लड़ाई हो रही है? आर्यन की बात सुनकर वो शिष्य आर्यन की तरफ देखा और बोला, एक तो सप्तशक्ति लोक का बचर शक्ति गुरुकुल और दूसरा है जल लोक का रत्नाकर गुरुकुल। रत्नाकर गुरुकुल का नाम सुनते ही आर्यन चौंक गए और तेजी में लोगों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय में आर्यन लोगों की भीड़ में सबसे आगे चला। तब उसने देखा कि एक तरफ 4 योद्धा है, जो बंश शक्ति गुरुकुल के 3 शिष्य और 1 आचार्य थे। वही रत्नाकर गुरुकुल की तरफ से 2 शिष्य और 1 वरिष्ठ आचार्य थे। आर्यन उन तीनों में से किसी को नहीं जानता था, क्योंकि आर्यन ने ज्यादा समय गुरुकुल में बिताया ही नहीं था। आर्यन सब कुछ देख ही रहा था कि उसने देखा कि बस शक्ति गुरुकुल के आचार्य अपना एक खतरनाक बिजली हमला तैयार करके रत्नाकर गुरुकुल के शिष्य और आचार्य पर हमला कर दिया। वो हमला बहुत ही अधिक शक्तिशाली था। ये देखकर आर्यन ने सूर्याश को निकाला और उससे वज्र शक्ति गुरुकुल के हमले की तरफ हमला कर दिया। कोई कुछ सोच पाता उससे पहले आर्यन का हमला वज्र शक्ति गुरुकुल के आचार्य के हमले से टकरा गया, जिसकी वजह से एक धमाका हुआ और ऊर्जा की लहर चारों फैल गई, जिसकी वजह से दोनों तरफ के योद्धा अपनी जगह से हट गए। आर्यन ने इतनी जल्दी में हमला किया था कि किसी का ध्यान उस पर गया ही नहीं। तरफ जब ऊर्जा की लहर शांत हुई और सबने देखा कि बिजली का हमला नष्ट हो चुका है, तो सबको आश्चर्य हुआ। तभी सबकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो रत्नाकर गुरुकुल के शिष्य और आचार्य की तरफ जा रहा था। उसे देखकर बद्धशक्ति गुरुकुल के आचार्य ने
आर्यन से कहा, तुम कौन हो और हमारे बीच क्यों आ रहे हो? क्या आर्यन बज शक्ति गुरुकुल के शिष्य और आचार्य पर हमला करेगा? एपिसोड 178। आर्यन जब ब्रह्म शक्ति गुरुकुल के पर्वत के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि रत्नाकर गुरुकुल और बज शक्ति गुरुकुल के बीच लड़ाई हो रही थी। जब आर्यन ने आगे जाकर देखा तो उसे दिखा कि बज शक्ति गुरुकुल के आचार्य ने रत्नाकर गुरुकुल के आचार्य और शिष्य पर खतरनाक हमला कर दिया है। मैं देखकर आर्यन ने जल्दी से बिजली हमले को नष्ट कर दिया। जब बज शक्ति के आचार्य ने आर्यन को देखा तो उसे शक हुआ कि इसी लड़के ने उसके हमले को नष्ट किया है। तो बज शक्ति गुरुकुल का आचार्य गुस्से में बोला, तुम कौन हो और हमारे लड़ाई के बीच में क्यों आ रहे हो? उस आचार्य की बात सुनकर आर्यन बोला, मेरा नाम आर्यन है और मैं रत्नाकर गुरुकुल का तीसरा प्रतिभागी हूँ। जैसे ही रत्नाकर गुरुकुल के आचार्य और शिष्य ने आर्यन का परिचय सुना तो वो सब खुश हो गए और आर्यन को देखने लगे। उन सब ने आर्यन का नाम सुना था, लेकिन आर्यन को कभी देखा नहीं था, क्योंकि आर्यन ज्यादा समय गुरुकुल में रहा ही नहीं था। आर्यन का परिचय जानकर रत्नाकर गुरुकुल से आए लोग खुश थे, तो बज शक्ति गुरुकुल के लोग गुस्से में थे। आर्यन को देखते हुए एक शिष्य बोला, आचार्य आप सब इन तीनों से लड़ाई में इस आर्यन को संभालता हूँ। अपने शिष्य की बात सुनकर बज शक्ति गुरुकुल के आचार्य ने सहमति में सिर हिलाया और रत्नाकर गुरुकुल के आचार्य और शिष्यों की तरफ देखने लगा। जब आर्यन ने उन लोगों की बात सुनी तो ब्यों हंसने लगा और बोला, वो मेरे पास समय गंवाने के लिए समय नहीं है, इसलिए तुम चारों एक साथ मेरी तरफ आओ, फालतू में वक्त बर्बाद मत करो। आर्यन की बात सुनकर लड़ाई देख रहे लोगों को आश्चर्य हुआ और साथ में उन्हें लगा कि आर्यन घमंडी है। वहीं बज शक्ति गुरुकुल के लोगों को गुस्सा आ गया और सभी आर्यन की तरफ गुस्से में देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका बस चले तो वो अभी ही आर्यन को कच्चा चबा जाएंगे। आर्यन को गुस्से में देखते हुए बज शक्ति गुरुकुल के शिष्य और आचार्य ने हमला तैयार करना शुरू कर दिया। ये देखकर रत्नाकर गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्य आर्यन के पास आए और बोले, आर्यन क्या तुम इन सब का सामना अकेले कर लोगे? ये सब बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। वरिष्ठ आचार्य की बात सुनकर आर्यन बोला, आप चिंता मत कीजिए आचार्य, मैं इन सब के लिए अकेले ही काफी हूँ। दूसरी तरफ बज शक्ति गुरुकुल के शिष्यों और आचार्य का हमला तैयार हो गया था और उन चारों ने एक साथ आर्यन पर हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन ने सूर्यास्त से एक के बाद एक 4 हमले किए और चारों हमले उसकी तरफ आ रहे चारों हमले से टकरा गया और विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। जब ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने देखा तो आपस में बात करने लगे, ये लड़का जरूर इस प्रतियोगिता में जीतेगा, देखो वो एक साथ 4 योद्धाओं से लड़ रहा है। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास है कि वो उन चारों का सामना कर सकता है। जब बज शक्ति गुरुकुल के योद्धाओं ने आर्यन की तारीफ सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन सब ने अपनी अपनी ऊर्जा मिलाकर एक खतरनाक हमला तैयार किया। उस हमले में बिजली और हवा दोनों की शक्ति समाहित थी। उस हमले के तैयार होने की वजह से पर्वत के आसपास का मौसम भी बदल गया था। ये हमला बज शक्ति गुरुकुल का विशेष हमला था, जिसका नाम था बज वायु शक्ति। ये शक्ति एक भयानक शक्ति थी जिसकी सहायता से किसी भी योद्धा को मारा जा सकता था। ऊपर से इसमें 4 योद्धाओं की ऊर्जा समाहित थी, जिसकी वजह से ये हमला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उस हमले को तैयार होते देखकर आर्यन ने भी अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद आर्यन ने अपने सप्तरंगी अंदरूनी ऊर्जा में अग्नि, पृथ्वी और तलवार शक्ति को समाहित कर दिया। आर्यन के ऐसा करते ही आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा ने एक सप्तरंगी तलवार का रूप ले लिया, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वो सप्तरंगी तलवार सबकी नजरों के सामने आर्यन के हाथ के ऊपर वहां में उड़ रही थी। जब वहां मौजूद योद्धाओं ने आर्यन के सप्तरंगी ऊर्जा को देखा तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी के पास सप्तरंगी ऊर्जा है। सप्तरंगी ऊर्जा होने का मतलब था 7 तत्वों की शक्ति, जो सप्तशक्ति लोक में भी असंभव था। अपने तलवार के हमले को तैयार करने के बाद आर्यन रत्नाकर गुरुकुल के शिष्यों और आचार्य के साथ कार्तिक और धनंजय से बोला, तुम सब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ जो धमाका होने वाला है उसकी वजह से तुम सब बुरी तरह से घायल भी हो सकते हो। आर्यन की बात सुनकर वरिष्ठ आचार्य ने कहा, आर्यन तुम कैसे बचोगे? आप सब मेरी चिंता मत कीजिए और निकलिए यहाँ से जल्दी, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात आसपास खड़े लोगों ने भी सुन लिया और वो लोग भी वहां से निकलने लगे, क्योंकि दोनों हमले की शक्ति को उन लोगों ने महसूस कर लिया था। ये बात बज शक्ति गुरुकुल के आचार्य ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए उसने भी अपने शिष्यों को जाने के लिए कहा। अपने आचार्य की बात सुनकर वो सभी शिष्य वहां से तेजी में निकल गए। कुछ ही समय में उस जगह पर सिर्फ 2 लोग बचे, आर्यन और बज शक्ति गुरुकुल का आचार्य। आर्यन को देखते हुए आचार्य ने कहा, लड़के आज तुम मेरे हमले से नहीं बच पाओगे। आचार्य की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, वो तो समय ही बताएगा कि कौन बचता है और कौन नहीं। तुम लोगों ने छोटी सी लड़ाई को इतना विध्वंसक बना दिया, शर्म नहीं आ रही है? हमारा गुरुकुल कभी पीछे नहीं हटता है, जो हम चाह लेते हैं उसे पाके रहते हैं। आज तक हमें किसी ने मना नहीं किया और आज तुम लोग हमें मना कर रहे थे। अपनी जगह देने से बज शक्ति गुरुकुल के आचार्य ने कहा।
तुम लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी हो। मुझे तो लगता है कि तुम ये सब अपनी शक्ति दिखाने के लिए कर रहे हो, ताकि जब प्रतियोगिता प्रारंभ हो तो कोई भी तुम्हारे शिष्यों से लड़ने की हिम्मत न करे और ऐसे ही हार मान ले, और इसलिए तुमने रत्नाकर गुरुकुल को अपना लक्ष्य बनाया क्योंकि उनके पास योद्धाओं की कमी थी। आर्यन ने कहा, सही कहा तुमने, हमारी यही योजना थी, सबको पहले ही डरा देने की, लेकिन बीच में तुम आ गए। अब तुम्हें मरना होगा, तभी हमारा डर कायम होगा। आचार्य ने कहा, ठीक है, हमला करो, देखते हैं किसके हमले में कितना हम है। आर्यन ने इतना बोलकर अपने हमले को आचार्य की दिशा में छोड़ दिया। जब आचार्य ने देखा थी, उसने भी अपना हमला आर्यन की दिशा में भेज दिया। दोनों हमलों से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। कुछ ही पलों में दोनों हमला एक धमाके के साथ टकरा गया, जिससे भयानक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। जिस जगह पर यह हमला हुआ था उसके 500 मीटर के क्षेत्र के सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए, जमीन में दरार आ गई, पूरे पर्वत क्षेत्र में कंपन हो गई, जिसकी वजह से पर्वत के ऊपर से चट्टानें गिरने लगी, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग अपने अपने तंबू छोड़कर दूर जाने लगे। वही हमला करने के बाद ऊर्जा की लहर से टकराने के बजर शक्ति गुरुकुल का आचार्य उड़ते हुए करीब 100 मीटर दूर जा गिरे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। वो बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी उड़ते हुए दूर जा गिरा, लेकिन बजर शरीर होने के कारण उसे कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत तेजी में उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल गया जहां उसके गुरुकुल के शिष्य और आचार्य इंतजार कर रहे थे। दोनों गुरुकुलों के योद्धाओं को अपने अपने योद्धा की चिंता हो रही थी। तभी रत्नाकर गुरुकुल के शिष्यों को हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आते हुए आई दिखाई दिया। थोड़ा गौर से देखने पर उन्हें दिखा कि वो आर्यन था। आर्यन को देखते ही सब कुछ हो गए और आर्यन का नाम चिल्लाने लगे। जब बजर शक्ति गुरुकुल के शिष्यों ने देखा कि उनके आचार्य अब तक नहीं लौटे हैं, तो उन्हें चिंता होने लगी और वो अपने आचार्य को ढूंढने निकल गए। जब वहां मौजूद लोगों ने देखा कि इतना भयानक विस्फोट होने के बाद भी आर्यन को कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे हमले से बगैर खरोच के निकल आना एक चमत्कार से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा शक्ति गुरुकुल के अंदर जब सभी शिष्यों को धरती में कंपन महसूस हुआ, तो सभी उसके बारे में बात करने लगे। गुरुकुल के ऋषियों ने मामले की जांच के लिए कुछ शिष्यों को भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद जांच करने भेजे गए और जब उन लोगों ने आर्यन और बजर शक्ति गुरुकुल के आचार्य के लड़ाई के बारे में ऋषियों को बताया, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि बजर शक्ति गुरुकुल जैसे शक्तिशाली गुरुकुल के आचार्य को हरा दिया। सभी ऋषि आर्यन के बारे में ही जानना चाहते थे। उसी वक्त गुरुकुल के एक गुफा में एक ऋषि ध्यान में बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने अपने आंखों को खोल लिया और खुद से बोला, मैं इतना गहन ध्यान में चला गया कि युद्ध देवता रुद्रा के आने का पता ही नहीं चला मुझे, लेकिन अब मैं ध्यान से बाहर आ गया हूं, इसलिए मुझे उनके स्वागत के जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उनसे अनुमति ले लेनी चाहिए। इतना बोलकर उस ऋषि ने आंखें बंद कर ली। उसके बाद भी के बीच से सुनहरी रोशनी निकली और गुफा से निकलकर गुरुकुल से बाहर की तरफ चली गई। उस ऋषि ने आर्यन को मानसिक संदेश भेजा था। कुछ ही पल में वो ऊर्जा आर्यन के पास पहुंच गई, जो एक टीले पर बैठा ध्यान कर रहा था। आर्यन ध्यान में ही बैठा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उससे कहा। आर्यन को एक शब्द सुनाई दिए थे। वो शब्द थे, ब्रह्म ऋषि सतानंद का प्रणाम स्वीकार करे युद्ध देवता रुद्रा। उस आवाज को सुनकर आर्यन समझ गया कि उसे ब्रह्म ऋषि सतानंद ने उसे मानसिक संदेश भेजा है। ये समझने के बाद आर्यन ने मन ही मन बोला, प्रणाम ब्रह्म ऋषि सतानंद, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्रह्म ऋषि सतानंद ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के मुख्य आचार्य थे। उनकी शक्ति के सामने टिक सके ऐसी शक्ति किसी ब्रह्म ऋषि के पास ही थी, लेकिन इस दुनिया में गिने चुने ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि का स्थान न देवताओं से भी ऊपर था। वो देवता की नजरों में भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। उनका ज्ञान अतुलनीय होता था। वो ब्रह्म ऋषि आने के लिए आर्यन से अनुमति मांग रहा था। इसका कारण केवल ब्रह्म ऋषि सतानंद और आर्यन को ही पता था। आर्यन की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि सतानंद ने कहा, युद्ध देवता आप हमारे द्वार पर आए हैं, स्वागत तो मुझे करनी चाहिए। अभी यहाँ बहुत शिष्य है, अगर आप अभी यहाँ आए तो मेरा रहस्य खुल जाएगा। मैं यहाँ अपने गुरुकुल की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ, तो हम प्रतियोगिता खत्म होने के बाद एकांत में मिलेंगे। आर्यन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे प्रतियोगिता की तैयारी को देखना है। देखता हूँ इस बार कैसी तैयारी हुई है। ब्रह्म ऋषि ने इतना बोलकर अपनी आंखें खोल दी। दूसरी तरफ आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली तो उसके सामने हर्षिता खड़ी होकर उसे देख रही थी। हर्षिता को देखकर आर्यन खुश होते हुए बोला, हर्षिता तुम कब आई? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुमने अपना तंबू कहाँ लगाया है? मैं अभी ही आधी हूँ। कार्तिक और धनंजय तंबू लगाने में मेरे सहेलियों की मदद कर रहा है। वैसे भाई आप ध्यान में मुस्कुरा क्यों रहे थे? हर्षिता की बात सुनकर आर्यन बोला, मैं तुम्हें मुस्कुराने का कारण बताऊंगा तो विश्वास करोगी। हाँ क्यों नहीं, आप बताओ तो सही। हर्षिता ने कहा, ठीक है तो सुनो। इतना बोलकर आर्यन हर्षिता के पास गया और हर्षिता के कान के पास आकर बोला, मैं अभी मानसिक तरंगों की सहायता से ब्रह्म शक्ति गुरुकुल के मुख्य आचार्य ब्रह्म ऋषि सतानंद से बात कर रहा था।
आर्यन की बात सुनकर हर्षिता आर्यन को आंखें बड़ी करके देखने लगी। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग हर्षिता और आर्यन को देखने लगे। आखिर अचानक हर्षिता क्यों हंसने लगी? एपिसोड 179। जय आर्यन हर्षिता को बताया कि वो ब्रह्मऋषि सतानंद से बात कर रहा था। ये बात सुनकर हर्षिता जोर जोर से हंसने लगती है, जिसकी वजह से आसपास खड़े लोग आर्यन और हर्षिता की तरफ देखने लगे। ये देखकर आर्यन ने हर्षिता के मुंह को बंद करते हुए बोला, हंसना बंद कर अब, मुझे मालूम था कि तुम विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। अच्छा, अब ये फालतू की बात छोड़िए और ये बताइए, मैंने सुना है कि आपने बद शक्ति गुरुकुल के एक आचार्य को हरा दिया, क्या ये सच है? हर्षिता ने कहा। तुम्हें कोई शक है? आर्यन बोला, नहीं भैया, शक नहीं है, लेकिन आपने इतने शक्तिशाली योद्धा को कैसे हराया? पहले आपने विश्वलोक जीत लिया और अब ये सब आप कैसे कर लेते हैं? भैया, हर्षिता ने कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन उसके बारे में बात करने के लिए बहुत समय। पहले मैं तुम्हें शक्तिशाली बना देता हूँ और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर आर्यन हर्षिता को लेकर तेजी में एक एकांत जगह पर चला गया, लेकिन जाने से पहले कार्तिक और धनंजय को बता दिया कि अगर कोई दिक्कत आए तो उसे बुला ले। कुछ ही समय में आर्यन हर्षिता के साथ एक नदी के किनारे पहुंच गया। उस नदी का पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन उस नदी में पानी बहुत कम थे, इतना कम कि कोई चलकर उस नदी को पार कर सकता था। उस नदी के समीप पहुंचकर आर्यन ने हर्षिता का हाथ पकड़ा और एक छलांग में नदी पार कर गया। नदी के पार पहुंचने के बाद हर्षिता आर्यन से बोली, भैया आप मुझे यहाँ क्या अभ्यास कराने के लिए लाए हैं? हर्षिता की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम अपने आसपास देखो क्या क्या है। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता आसपास देखते हुए बोली, भैया यहाँ पर नदी है जिसमें पानी है, पहाड़ है। हर्षिता इतना बोली ही थी कि उसे कुछ दूरी पर एक पर्वत से आग निकल रही थी। वो एक ज्वालामुखी था, जिसे देखकर हर्षिता बोली, भैया यहाँ एक ज्वालामुखी भी है, बस इतना ही है यहाँ? आर्यन ने कहा, हाँ भाई इतना ही है। हर्षिता आसपास देखते हुए बोली। हर्षिता की बात सुनकर आर्यन हर्षिता से बोला, हर्षिता यहाँ कुछ और भी है, ध्यान से देखो। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता फिर से आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। जब हर्षिता को कुछ नहीं दिखा तो वो बोली, भैया यहाँ कुछ और नहीं है। हर्षिता की बात सुनकर आर्यन बोला, हर्षिता एक साधारण इंसान के लिए यहाँ जल, पर्वत और आग है, लेकिन एक पौधा के लिए यहाँ इन तीनों के अलावा आकाश, हया और तलवार की शक्ति भी है। हर तत्व में तलवार की शक्ति होती है, जिसका प्रयोग करके हम किसी पर भी हमला कर सकते हैं। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर्षिता बोली। हर्षिता एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने तत्वों की शक्ति है? आर्यन ने कहा। भैया मेरे पास जल, पृथ्वी और अग्नि की शक्ति है, हर्षिता ने कहा। ठीक है, अब तुम्हें 4 और तत्वों की शक्ति को अपने काबू में करना होगा, आर्यन ने कहा। लेकिन भैया मैं ये कैसे करूंगी? ये तो संभव है, हर्षिता ने कहा। ये दुनिया के संभव होगा, लेकिन तुम्हारे भाई के पास एक ऐसी मंत्र शक्ति जिसकी सहायता से कोई भी योद्धा किसी भी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उस मंत्र शक्ति की शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है, आर्यन ने कहा। ऐसी किसी शक्ति के बारे में नहीं सुनी हूँ भैया, कौन सी शक्ति है वो? हर्षिता ने कहा। सूजन की शक्ति, इस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिसके पास सृजन की शक्ति होती है उससे बड़ा विध्वंसक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति की मदद से किसी भी विध्वंसक शक्ति का सृजन कर सकता है। सृजन में प्रकृति के सभी तत्वों की शक्ति समाहित होती है, इसलिए जिसे सूजन की शक्ति मिल जाती है उसे रोक पाना लगभग असंभव है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता चौंकते हुए बोली, भैया क्या ऐसी शक्ति भी है दुनिया में? हाँ ऐसी शक्ति है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। ये शक्ति ब्रह्म ऋषियों के पास होती है, जिसकी सहायता से वो नए नए शक्तियों का निर्माण करते हैं। इसी शक्ति की सहायता से ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था, आर्यन ने कहा। तो भैया क्या मैं इस शक्ति को धारण कर सकती हूँ? हर्षिता ने कहा। हाँ कर सकती हो, लेकिन वो भी इंसान इस शक्ति को धारण करने की कोशिश करता है, उस पर प्रकृति का कहर टूटता है। अगर वो इंसान प्रकृति के कहर को झेल जाता है तो प्रकृति उस इंसान को सूजन की शक्ति उपहार में देती है, साथ में उसे 7 तत्वों की शक्ति मिल जाती है, जिसके कारण वो इंसान अजय बन जाता है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता खुश भी थी, लेकिन वो डर भी रही थी। हर्षिता करते हुए बोली, किस तरह का कहर भैया, क्या होगा मेरे साथ? हर्षिता को डरते देखकर आर्यन बोला, हर्षिता प्रकृति के कहर में तुम पर प्रकृति के हर कहर का सामना करना होगा। स्वर्ग से ऊर्जा शक्ति की वर्षा तुम पर होगी, जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो फिर भैया मैं इस कहर से कैसे बचूंगी? मुझे विश्वास है कि अगर आपने मुझे सुजन शक्ति को धारण करने की बात की है तो इसके कहर से बचने के भी उपाय होंगे आपके पास, हर्षिता बोली। हर्षिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला,
तुम समझदार तो हो, तुम्हें सूजन की शक्ति को धारण करने से पहले 2 शक्ति को धारण करना होगा, पहला हीलिंग शक्ति और दूसरी शक्ति परिष्कृत शक्ति। इन दोनों शक्ति की मदद से तुम सूजन की शक्ति की धारण कर सकती हो। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता थोड़ी परेशान हो गई। हर्षिता को परेशान देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? भैया मैं 2 दिन में कैसे 3 शक्तियों को धारण कर पाऊंगी? हर्षिता ने कहा। 2 दिन नहीं हर्षिता, 240 दिन है तुम्हारे पास, लेकिन इतने समय में भी तीनों शक्ति को धारण करना मुश्किल है, आर्यन ने कहा। 240 दिन? नहीं भैया, प्रतियोगिता शुरू होने में 2 दिन ही बचे हैं। हर्षिता चौंकते हुए बोली, तरफ देखते हुए बोली, भैया ये क्या है और ये कहाँ से प्रकट हुआ है? हर्षिता को चौंकते देखकर आर्यन मुस्कुराया और बगैर कुछ बोले आयामी द्वार खोल दिए। जैसे ही हर्षिता के सामने एक द्वार प्रकट हुआ वो चौंक गई और आर्यन की हर्षिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, इसे मैंने प्रकट किया है, चलो मेरे साथ इसके अंदर क्या है दिखाता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने हर्षिता का हाथ पकड़ा और आयामी दुनिया के अंदर चला गया। जैसे ही हर्षिता अंदर गई वो डर गई और बोली, आर्यन भैया ये हम कहाँ गए हैं, ये कौन सी दुनिया है? हर्षिता को डरते देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, डरो मत, ये मेरी आयामी दुनिया है। वास्तविक दुनिया में जब तक एक दिन बीतता है यहाँ पर 120 दिन बीत जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये आपकी दुनिया है, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया है। हर्षिता बोली, हमें समय ही कब मिला तुमसे बात करने के लिए, लेकिन घर पर सबको मालूम है और मैंने पिताजी को यहाँ आने के लिए एक आयामी अंगूठी दे रखी है। वो सब कई बार आ चुके हैं, यहाँ हर्षित भी आ चुका है कई बार। हम यहाँ से सीधे कौशाम्बी भी जा सकते हैं। आर्यन ने कहा, क्या हम यहाँ से कौशाम्बी भी जा सकते हैं? तो भैया पहले हम कौशाम्बी चलते हैं, बहुत समय से किसी से नहीं मिला है। हर्षिता खुश होते हुए बोली, नहीं तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम पहले अपने साधना पर ध्यान दो, उसके बाद किसी से मिलना। अब चलो चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन ने हर्षिता का हाथ पकड़ा और हवा में उड़ गया। कुछ ही समय में आर्यन और हर्षिता हवेली के सामने थे। जब हर्षिता ने आयामी दुनिया में हवेली और आसपास योद्धाओं को देखा तो वो चौंक गई और बोली, भैया ये हवेली और ये लोग, क्या यही आपकी सेना है जिसकी सहायता से आपने विश्वलोक जीता था? हाँ यही वो सेना है जिसने विश्वलोक जीता है। अब चलो अंदर। इतना बोलकर आर्यन हवेली के अंदर जाने लगा। आज हवेली के हॉल में कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर आर्यन हर्षिता को लेकर अपने कमरे में गया। कमरे में आने के बाद आर्यन हर्षिता के माथे पे एक उंगली रखी, जिसके बाद हर्षिता के दिमाग में सप्तरंगी ऊर्जा समाहित होने लगा। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने अपनी उंगली हटा ली और बोला, मैंने तुम्हें हीलिंग शक्ति का मंत्र दे दिया, अब तुम उस मंत्र का ध्यान करो यही इसी रूम, और अगर कोई आए और पूछे तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो, ठीक है? अब जाओ ध्यान करो, आयामी दुनिया के 2 दिन बाद आऊंगा यहीं पर। ठीक है भैया। ये बोलकर हर्षिता एक जगह देखकर ध्यान में बैठ गई। हर्षिता के ध्यान में जाने के बाद आर्यन कमरे से निकलकर हॉल में आया तो उसे सामने से आती हुई सुनहरी दिखी। जैसे ही सुनहरी ने आर्यन को देखी वो खुशी खुशी आर्यन के पास आए और बोली, उस्ताद आप यहाँ, मुझे पता चला था कि आप किसी प्रतियोगिता में गए हैं। कुछ समय बाद प्रतियोगिता है। वैसे मेरी बहन हर्षिता मेरे कमरे में ध्यान कर रही है, ध्यान रखना कोई इसे परेशान न करे, आर्यन ने कहा। जी उस्ताद मैं ध्यान रखूंगी, सुनहरी बोली। सुनहरी से बात करने के बाद आर्यन हवेली से निकल गया और एक जगह देखकर ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठने के बाद हमेशा की तरह आर्यन के शरीर से सप्तरंगी ऊर्जा निकलने लगी। धीरे धीरे आर्यन गहन ध्यान में चला गया। पलक झपकते ही आयामी दुनिया में 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीतने के बाद आर्यन ध्यान से बाहर आया और हवेली के अपने कमरे में गया जहां हर्षिता ध्यान में थी। बहता पहुंचकर आर्यन ने देखा कि हर्षिता ध्यान से बाहर आ गई थी, जिसे देखकर आर्यन बोला, तुम ध्यान से कब बाहर आए और तुम्हारा हीलिंग शक्ति किस स्तर तक पहुंचा? मैं अभी ध्यान से बाहर आई हूँ और हीलिंग शक्ति पहले स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है, हर्षिता बोली। ठीक है, अब मैं तुम्हें परिष्कृत शक्ति का मंत्र देता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी उंगली हर्षिता के माए के बीचों बीच रख दिया, जिसकी वजह से परिष्कृत शक्ति मंत्र हर्षिता के दिमाग में चला गया। उसके बाद आर्यन ने अपनी उंगली हटा ली और बोला, हम तुम जाओ ध्यान करो, जब तक तुम इस शक्ति में दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाती ध्यान से बाहर नहीं आना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन बाहर चला गया। आर्यन के जाने के बाद हर्षिता ध्यान में बैठ गई। जैसे ही हर्षिता ध्यान में बैठी, हर्षिता के शरीर से 3 रंगों वाली ऊर्जा निकलने लगी, जो पूरे कमरे में फैल गई। आर्यन भी फिर से ध्यान में चला गया क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था। दूसरी तरफ वास्तविक दुनिया में हर्षिता की सहेलियां कार्तिक और धनंजय के पास आए और उन से बोली, हर्षिता कहाँ गई है, कुछ मालूम है? हर्षिता की सहेली की बात सुनकर धनंजय ने कहा, वो अपने भाई के साथ ध्यान करने गई है। युवराज हर्षिता को कुछ प्रशिक्षण दे रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करो, वो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आ जाएगी। ठीक है, अगर मिलने जाओ तो बता देना कि जल्दी आ जाए। हर्षिता की एक सहेली इतना बोलकर वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद कार्तिक और धनंजय ने एक दूसरे को देखा, उसके बाद अपने तंबू में चले गए।
दूसरी तरफ आयामी दुनिया में 5 दिन बीत गए थे। आर्यन ध्यान में था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो रक लड़की की आवाज़ थी, जिसे सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने हर्षिता खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। जिसे देखकर आर्यन बोला, लगता है तुमने दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया है। हाँ भाई, मैंने दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया है। अब आगे क्या? हर्षिता बोली। अब तुम्हें सुजन की शक्ति का ध्यान करना होगा। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथों में एक सप्तरंगी गोला तैयार किया और उसे हर्षिता के दिमाग में भेज दिया और बोला, अब यहीं पर बैठकर तुम सृजन की शक्ति का ध्यान करो। मैंने तुम्हारे दिमाग में मंत्र भेज दिया है। क्या हर्षिता सृजन की शक्ति प्राप्त कर पाएगी? एपिसोड 180। हर्षिता को सृजन शक्ति मंत्र देने के बाद आर्यन उसे वही ध्यान करने के लिए बोल देता है जहां वो ध्यान कर रहा था। हर्षिता की बात सुनकर आर्यन के बगल वाले जगह पर बैठ गई। ध्यान में जाने से पहले हर्षिता बोली, भैया कुछ होगा तो नहीं ना? हर्षिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम ध्यान में बैठ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करके सृजन की शक्ति के मंत्र का जाप करने लगती है। हर्षिता के ऐसा करते ही आसमान में बादल छाने लगते हैं और हवाएं तेज चलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति हर्षिता को चेतावनी दे रही थी कि वो सूजन की शक्ति प्राप्त करने का ख्याल निकाल दे। प्रकृति के बदलते रूप को देखकर आर्यन मुस्कुराया और ध्यान में चला गया। आर्यन के ध्यान में जाते ही आर्यन का दोनों क्लोन बाहर आ गया और हर्षिता के आसपास खड़ा हो गया। एक क्लोन के हाथ में सूर्याश था तो दूसरे के हाथ में धनुष था। दोनों हर्षिता की सुरक्षा में खड़े थे। आर्यन और हर्षिता को ध्यान में गए हुए आयामी दुनिया के 2 घंटे ही बीते थे कि आर्यन के परिवार के सभी सदस्य आयामी दुनिया में आ गए। जब सब ने आयामी दुनिया में हर्षिता को ध्यान करते हुए देखा तो सब खुश हो गए, क्योंकि वो सब हर्षिता को बहुत समय बाद देख रहे थे। लेकिन जब आर्यन की मां अरुणिमा ने हर्षिता को देखी तो वो नहीं पहचान पाए। ये देखकर महाराज हर्ष ने कहा, ये हर्षिता है, हमारी इकलौती बेटी। महाराज हर्ष की बात सुनकर अरुणिमा हर्षिता को देखते हुए बोली, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। आर्यन की मां अरुणिमा की बात सुनकर हर्षित की मां बोली, हाँ हर्षिता बहुत प्यारी है, हम इसे ध्यान से जगाकर मिलते क्यों नहीं है? आखिर बहुत समय बाद हम इससे मिलने वाले हैं। हर्षिता की मां ने इतना कहा ही था कि यहाँ आर्यन का पहला बलून आ जाता है और सबको प्रणाम करने के बाद बोला, नहीं छोटी माँ, हम इस वक्त हर्षिता को ध्यान से बाहर नहीं ला सकते हैं। क्यों आर्यन? ऐसा तो मैंने कई बार किया है। हर्षिता की माँ बोली, पहले की बात अलग थी छोटी माँ, इस बार जिस शक्ति की प्राप्ति के लिए हर्षिता ध्यान में गई है, उस शक्ति को प्राप्त करने का मौका एक बार ही किसी इंसान को मिल सकता है। अगर उसने एक बार साधना शुरू कर दिया, उसके बाद वो बीच में नहीं छोड़कर सकता है। आसमान की तरफ देखिए। जैसे ही हर्षिता ने मंत्र का जाप करना शुरू किया था, इस दुनिया के आसमान काले हो गए हैं और हवाएं तेज चलने लगी है। आर्यन का क्लोन बोला। आर्यन के क्लोन की बात सुनकर महाराज हर्ष ने कहा, आर्यन क्या ये कोई महान शक्ति है? जी पिताजी, ये एक ऐसी शक्ति है, अगर हर्षिता ने इसे प्राप्त कर लिया तो इसे कोई हरा नहीं पाएगा। हर्षिता अजय हो जाएगी। इसे प्रहार करने के लिए मंत्रों की शक्ति आवश्यकता नहीं होगी, ये प्रकृति की ऊर्जा को अपना हथियार बना सकती है। आर्यन का क्लोन बोला। ऐसी महान शक्ति हर्षिता को कहाँ से मिली? आर्यन अरुणिमा बोली, ये मैंने दिया है। हर्षिता को 2 दिन बाद ब्रह्म शक्ति गुरुकुल की प्रतियोगिता में भाग लेना है। अगर वो इसमें जीत गई तो इसका नामांकन ब्रह्म शक्ति गुरुकुल में हो जाएगा, आर्यन के बलोन ने कहा। आर्यन के बलोन की बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी हर्षित उदास मन से बोला, आर्यन भैया, आपने तो कभी मुझे कोई मंत्र शक्ति नहीं दिया है। हर्षित की बात सुनकर सब हंसने लगे। आर्यन का क्लोन हंसते हुए उसके पास बैठा और बोला, अभी तुम इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो कि मेरे दिए गए मंत्रों की शक्ति को डोल सके, इसलिए तुम पहले मेरी लाइब्रेरी में जो मंत्रों की किताब है, उन मंत्रों की सहायता से खुद को शक्तिशाली बनाओ, फिर मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मंत्र दूंगा जिससे एक महाशक्तिशाली बन जाओगे। आर्यन, क्या तुमने भी सृजन की शक्ति का साधना किया है? और ऐसे मंत्र तुम्हारे पास कहाँ से आए? महाराज हर्ष ने कहा, नहीं पिता, मैंने सूजन शक्ति का साधना नहीं किया है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर करूंगा। और रही बात कि मुझे इसके बारे में कैसे पता, तो समय आने पर आपको इसका रहस्य पता चल जाएगा, आर्यन के क्लीन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन का वलोन कुछ पल मौन रहा। उसके बाद महाराज हर्ष से बोला, पिताजी, क्या आप लाइब्रेरी में रखे मंत्रों का ध्यान कर रहे हैं? हाँ, मैंने किया है ध्यान और प्रयोग, वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अब तो मैं पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, महाराज हर्ष ने कहा। ठीक है, आप सब ध्यान कीजिए, मुझे यही रुकना होगा। हर्षिता की सुरक्षा के लिए आर्यन का क्लोन बोला। ठीक है, हम जाकर हवेली के अंदर ध्यान करते हैं। इतना बोलकर महाराज हर्ष और बाकी सब भी ध्यान करने चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन का क्लोन भी अपनी जगह पर चला गया।
समय तेजी में बिता हर्षिता को ध्यान में गए। आयामी दुनिया में 1 महीने बीत गए थे। आर्यन और हर्षिता अब में ध्यान में थे। तभी आसमान में लाल ऊर्जा के बादल छाने लगा, जो अग्नि शक्ति का प्रतीक था। ये देखकर आग की शक्ति वाले तिलिस्मी जानवर खुश हो गए और आर्यन के करीब आकर इंतजार करने लगे। बादल लगे 2 दिन हो गए थे, लेकिन ऊर्जा का हमला हर्षिता पर नहीं हुआ था। 1 दिन और बीत गए, लाल बादल और ज्यादा घना हो गया। सभी तिलिस्मी जानवर और आर्यन के दोनों क्लोन आसमान की तरफ ही देख रहे थे। तभी सभी के नजरों के सामने आसमान में एक धमाका हुआ और ऊर्जा की लहर नीचे की तरफ आने लगी, जिसे महसूस कर आर्यन का जो ध्यान में बैठा था वो हवा में उड़ने लगा और हर्षिता के सिर के ऊपर आ गया। ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि अग्नि ऊर्जा को पसंद नहीं आया कि कोई उसके मार्ग में आया हो। हर्षिता के सिर के ऊपर आने के बाद आर्यन अग्नि ऊर्जा जो आसमान से नीचे की तरफ आ रही थी उसकी तरफ आने लगी। आर्यन के ऐसा करते ही ऊर्जा की लहर और ऊर्जा की लहर की गति को तेज होता महसूस कर आर्यन ने खुद को अग्नि मानव में बदल लिया। आर्यन का शरीर पूरी तरह से आग से घिर चुका था। आर्यन के शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। आर्यन के सारे कपड़े जल चुके थे। तभी आसमान से आ रही अग्नि ऊर्जा आर्यन से टकरा गई, जिसकी वजह से आर्यन का शरीर नीचे की तरफ जाने लगी, लेकिन आर्यन ने तुरंत ही उसे संभाल लिया। आर्यन से टकराने के बाद ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई और कुछ ऊर्जा हर्षिता की तरफ जाने लगी। आसपास फैली ऊर्जा को अग्निशक्ति वाले तिलिस्मी जानवर अवशोषित करने लगे। दूसरी तरफ जो हर्षिता की तरफ जाने लगी, इसे महसूस कर आर्यन के कहे अनुसार हर्षिता ने हीलिंग शक्ति और परिष्कृत शक्ति को जागृत कर दिया। दोनों शक्तियों के जाचित करते ही अग्नि ऊर्जा हर्षिता से टकरा गई। जैसे ही हर्षिता से अग्नि ऊर्जा टकराई, हर्षिता का शरीर जलने लगा, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हुआ और वो चीखने लगी। उसकी चीख आसपास गूंजने लगी। ये देखकर आर्यन का पहला क्लोन बोला, हर्षिता, अग्नि शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन के क्लोन की बात सुनकर हर्षिता दर्द में होते हुए भी अग्निशक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया और अंदर की अग्निशक्ति को भी जाचित कर दिया, जिसकी वजह से हर्षिता के शरीर का जलन कम होने लगा। हर्षिता का जलन कम हुआ ही था कि एक और तेज ऊर्जा लहर हर्षिता से टकरा गया, जिसकी वजह से हर्षिता का पूरा शरीर कांप उठा। तुम ध्यान करो, मैंने तुम्हारे चारों तरफ दीवार बना दिए है। ये सिलसिला 1 दिन चला। उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा की लहर धीरे धीरे शांत हो गई, जिसके बाद आर्यन को महसूस हुआ कि हर्षिता के कपड़े जल चुके हैं। ये महसूस होते ही आर्यन ने पृथ्वी तत्व की शक्ति का इस्तेमाल करके हर्षिता के चारों तरफ एक दीवार खड़ा कर दिया। उसके बाद आर्यन का क्लोन बोला, तुम चिंता मत करो हर्षिता। आर्यन की बात सुनकर हर्षिता, जो कुछ पल पहले परेशान लगने लगी थी, वो शांत हो गई थी और ध्यान करने लगी। दूसरी तरफ अग्निशक्ति वाले तिलिस्मी जानवर खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी स्वर्गीय शक्ति मिल गई थी। वो सब भी अब अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर पहुंच चुके थे। लेकिन सिंहराज स्वर्गीय अग्नि शक्ति की मदद से अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के सम्राट स्तर पर पहुंच चुका था। आर्यन भी पिछले 1 महीने के ध्यान के बाद अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के 3रे स्तर पर पहुंच चुका था। साथ में आर्यन को दैवीय द्विल से 3 और शक्तियां मिली, जो थी बर्फ पाश अस्त्र, वायु शक्ति गदा और पर्वत शक्ति अस्त्र। ये तीनों शक्ति को देवता को भी हराने के शक्ति रखते थे। अग्नि ऊर्जा का हमला हुआ 15 दिन बीत गए थे। फिर अचानक आसमान हरे रंग के बादल से ढक गया और 2 दिन बाद हर्षिता के पर हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन फिर से हमले के बीच आ गया और हर्षिता को बचा। ऐसे ही हर 15 दिन, 1 महीने या उससे अधिक दिनों पर हर्षिता पर हमला होते रहे, जिससे आर्यन उसे बचाता। ऐसे ही हवा, जल और तलवार के हमले हो गए। अब बाकी थे सबसे खतरनाक हमले की वो थी बिजली शक्ति हमला, जिसके बारे में सोचकर आर्यन भी घोड़ा परेशान होने लगा। आयामी दुनिया में 6 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी, जिसे देखकर बिजली शक्ति वाले तिलिस्मी जानवर सतर्क हो गए। उन्हें भी इसी शक्ति का इंतजार था। बादल लगने के 2 दिन बाद अचानक आसमान में विस्फोट हुआ और बिजली की मोटी तरंगे हर्षिता की तरफ आने लगी, जिसे देखकर आर्यन ने अपनी हलिंग शक्ति और परिष्कृत शक्ति जागृत किया और हर्षिता और बिजली की तरंगों के बीच आ गया। आर्यन जैसे ही हर्षिता और बिजली तरों के बीच आया, बिजली तरों ने आर्यन पर हमला कर दिया। जैसे ही बिजली का हमला आर्यन के शरीर से टकराया, उस टकराव की वजह से एक धमाका गया और बिजली की तरंगे कई भागों में टूटकर आसपास गिरने लगी। कुछ तरंगे हर्षिता पर भी गिरी, जिसकी वजह से हर्षिता का शरीर कांप उठा। आर्यन बिजली के सभी हमले को अपने ऊपर नहीं ले रहा था, वो 50% हमले को ही अपने ऊपर ले रहा था। 50% हमले को वो हर्षिता के लिए छोड़ देता था, ताकि हर्षिता इन हमलों की वजह से ताकतवर हो सके। आर्यन भी बिजली शक्ति को अवशोषित करने लगा, जिसकी वजह से उसके सोल वर्ल्ड में एक बिजली गोले का निर्माण होने लगा, जिसे महसूस कर आर्यन खुश हो गया और बिजली की शक्ति करने की गति को बढ़ा दिया। आर्यन के बीच में आने की वजह से बिजली का हमला और तेज हो गया, लेकिन इसका कोई फर्क आर्यन पर नहीं पड़ा। लेकिन इसका असर हर्षिता पर जरूर पड़ी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से साधना करने और स्वर्गीय शक्ति के हमले को झेलने के बाद हर्षिता का शरीर बहुत मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से वो बिजली के हमले को झेल पा रही थी।
आसमान से बिजली गिरने का सिलसिला 3 दिनों तक चला। उसके बाद यो धीरे धीरे शांत हो गया। जब बिजली गिरना बंद हो गया उसके बाद आर्यन नीचे आ गया और कुछ समय ध्यान करने के बाद आर्यन ध्यान से बाहर आया और हर्षिता की तरफ देखा तो उसे दिखा कि हर्षिता का पूरा शरीर ऊर्जा से ढका हुआ था। कुछ पल हर्षिता को देखने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और आसपास देखने लगा। उसे दिखा कि उसके सारे तिलिस्मी जानवर योद्धा बहुत खुश और शक्तिशाली दिख रहे थे, जिन्हें देखकर आर्यन भी खुश हो गया और वो हवेली के अंदर चला गया। तभी हर्षिता के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर्षिता का पूरा शरीर कांप उठा। आखिर क्या हुआ था हर्षिता के साथ, सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।